जिसको अपना माँ बाप प्राणों से ज्यादा प्यारा है, जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उसकी मुट्ठी में। तो ये नवाड के भी इतिहास में पहली बार है जी, कि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी जी, 3 जनपदों में जी, जिले का हेड रहा हो। जब चैलेंज अगर जीवन में नहीं है जी, तो वो जीवन नहीं। बाइबल पढ़े, दोनों टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। जी। ही बिलीव इन लव हुँ, एंड यू बिलीव इन क्रुएल्टी। यू आर किलिंग द पीपल, हुँ, तो हाउ यू से दैट यू आर ए क्रिश्चियन? मुझे क्या पता था कि मतलब आतंकवादियों के भी मंत्री होते हैं। जी। आपने बोला तो या मतलब ये मतलब सोच के बोला या जब मैं काफी बेहोश हो गया मार खा के, तब उन्होंने एक रिवॉल्वर से मेरे को शूट करना चाहते थे। जी, और जो परिस्थितियों से लड़ना जानता है जी। वो क्यों ट्रांसफर कराया? अपने देश का प्रदूषण कम हो सकता है, आप तो वहाँ रहते हैं देखिए, विदेश। मैंने अगली गलती तो इजराइल में करी थी जी, और उसको बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं। जी। भारत सरकार ने 100 मीटर से नीचे जो है उसको पर्वत मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पर्वत की श्रृंखलाओं में नहीं आता है। मैंने कहा अल्लाह ताला है इशूड पासपोर्ट टू कम एंड टू प्रे, जी, एंड यू आर चेकिंग द पासपोर्ट इशूड बाय ह्यूमन बीइंग। और जो दयालुओं का दयालु है वो है आपका अल्लाह ताला। आपकी इसी के बाद एक पुस्तक भी आपकी आई थी। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो लॉजिस्टिक देखती है। 1982 में नाबार्ड बना इंडिया में। उसी समय में चाइना और हमारी इकोनॉमी सेम थी। सरकार क्या कर रही है वो भूल जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर 8th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा है, हर बच्चे के हाथ में हुनर है और वो कोई ना कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है और वही चीज आगे चल के पैकिंग हो रही है और पूरे विश्व को बेच रहा है। लेकिन फिर भी चाइना जो है सतत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है प्रकृति के साथ। हम अपने बच्चे को बाबू बनाना चाहें, हम अपने बच्चे को अफसर बनाना चाहें। इस धरती को आस्तिकों से ज्यादा खतरा है या नास्तिकों से ज्यादा खतरा है? और अमर सिंह ने कहा कि तो आप नौकरी छोड़ दीजिए जी, और राजनीति ज्वाइन कर लीजिए, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। उस समय वो मायावती जी वाला गेस्ट हाउस कांड हो चुका था या मैंने जिस जगह भी गया उसको अपना देश माना। और बाला साहब अपने कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेम भी करते थे। तो बाला साहब ठाकरे ने जी, हमारे बारे में कहा कि बहुत अच्छा, बोले बाहर का है, भैया है, जी, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से है? मैंने कहा यूपी से है। जी, जी। बोले तू बहुत अच्छा बोला। हमें थोड़ा लंदन के बारे में बताइए कि किस तरीके का वहाँ का परिवेश है और कैसा वहाँ का वातावरण है। यद्यपि वहाँ ये नहीं लिखा कि रिजर्व फॉर सीनियर सिटीजन, रिजर्व फॉर लेडीज, जी, पर मेरी उम्र देख करके एक यंग बच्चा या बच्ची खड़े हो जाते हैं, सर दिस इज योर सीट। ये इस समय देश में एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है से बराबरी। हमेशा लंदन का जो कहते हैं बेस्ट जो है, जी। 0 से 50 बेस्ट में आता है, जी। वो बेस्ट ही AQI वहाँ रहता है। विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लिव इन। तो हमारी बच्चे जो 4 साल के, लंदन 5 में- साल के हैं, 6 साल के बच्चे हैं, जी। लड़के लड़कियां, जी। उनको मालूम है प्राइवेट ऑर्गन क्या है। हमारे बरसात में जानवरों को उत्तेजना आ जाती है, कुत्तों को आ जाती है, उस तरीके से विद्यालयों के परिसर के बाहर बच्चे बैठ के वो काम सब कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने मेडिटेशन कराया था क्या? पेरेंट्स ने उनको किस विषय पे साधना करनी चाहिए थी बताया था क्या? जी, संस्कार दिए थे क्या? जी। और जब संस्कार नहीं दिए तो फिर जो मना रहा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने नोट की, आप पोएट भी हैं। 100 बार काल के जबड़े से मैं खींच जिंदगी लाया हूँ, फिर भी मेरे पौरुष पर आता उसको विश्वास नहीं। कह दो भय संशय अविश्वास के काल दूत वह मत भेजे, कर्तव्य पूर्ण हो जाने पर आवाहन स्वयं मैं करूंगा। जब भी भारतीय दर्शन की बात होती है तो हम लोग जो सबसे पहला शब्द जानते हैं वह है वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजो परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानकर वहां पर रहना और उसको संरक्षित करने का जो कार्य करता है वो भारतीय दर्शन करता है। 20वीं सदी में एक ऐसे ही दार्शनिक हुए जिनका नाम ओशो रजनीश जो थे प्रोफेसर, उनको बहुत अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 1 लाख से भी अधिक पुस्तकें पढ़ी और हजारों घंटे अनवरत बोलकर अपनी विचारधारा को पूरे विश्व तक फैलाने का कार्य किया। और अभी तक एक जो मिथ है वो बना हुआ है कि उनसे अधिक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस धरती में जो इतिहास लिखित इतिहास है उसमें नहीं पाया जाता है।
मुझे लगता है कि अगर आप ढूँढने की कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो ऐसे व्यक्ति हमें मिल ही जाते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति जिनका साक्षात्कार, जिनका पॉडकास्ट करने के लिए वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम उनके पास गई है। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर शिव कुमार सिन्हा महाराज के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा-सा दर्शकों को बता दूँ कि आप बीएससी, एमए एमए भी आप 3 विषयों में सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान पर किए हैं। उसके बाद एलएलएम, एलएलबी डिप्लोमा आपने किया है लेबर लॉ में और एनजीओ मैनेजमेंट में। तमाम प्रकार की डिग्रियाँ जिसमें पीएचडी शामिल है, एमबीए शामिल है, जेएआईआईबी और सीएआईआईबी, आईआईबीएफ और उसके अलावा आप साहित्य रत्न से सम्मानित हैं। आपने भगवद गीता में डिप्लोमा किया हुआ है, उसके अलावा भगवत पुराण में। उसके अलावा आप विदेशों से भी पढ़े लिखे हैं, जिसमें इज़राइल देश में जाकर आपने वहाँ से शिक्षा अर्जित की है। मैं चूँकि संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूँ कि इतना डिटेल अगर हम करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। उसके अलावा आपने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब की है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ-साथ आप नाबार्ड में महाप्रबंधक के पद पर आप रहे हैं। उसके अलावा तमाम विश्वविद्यालयों में आपने मैनेजमेंट की क्लासें या आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए आप क्लास देते हैं। आप मनोविज्ञान के ऊपर आप बात करते हैं, आप साहित्य के ऊपर बात करते हैं। बात ही नहीं, आप विद्यार्थियों के बीच में जाकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसी कोई भी मुझे लगता है कि विद्या आपसे अछूती नहीं है। इसी का ज़िक्र हम अपने दर्शकों के बीच में करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर सिन्हा साहब ने इतनी कम उम्र में, आपने 18 वर्ष की उम्र में लेक्चरर की नौकरी इंटर कॉलेज में की। उसके बाद वहाँ से शुरू करने के बाद आप वर्तमान में 73 वर्ष की उम्र में आप लंदन में रहते हैं। वहाँ पर भी आप अध्ययन करते हैं और इस्कॉन में जाकर लेक्चर देते हैं भगवद गीता के ऊपर। इन तमाम विषयों के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले, चूँकि डॉक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ सर आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे पॉडकास्ट शो वॉइस ऑफ परिवर्तन। धन्यवाद दीपक जी। मैं आप और आपके वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और दर्शकों को भी मेरा श्रद्धावत नमन, प्रणाम। सर, मैं जब शुरुआत में बात कर रहा था, तमाम चूँकि भारतवर्ष तो इतना गौरवशाली इसका इतिहास है, हम शुरुआत करते हैं हिमालय से लेके गंगा सागर तक, तो बहुत विशाल भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, विविधताओं में एकता और जितनी भी इसकी हम व्याख्या करेंगे वो कम होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो मैं मेरे पास जितना डिटेल है, अगर इस डिटेल को चूँकि हम लगातार आपसे ही जानेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये आप का जो जीवन का जो सफ़र है, उसकी शुरुआती दौर के बारे में बताइए। कहाँ से शुरू हुआ सफ़र और कैसे परिवार में आप का जन्म हुआ? क्या परिस्थितियाँ थी और कब हुआ आपका जन्म? बात है 1952 की और एक उत्तर प्रदेश में एक जनपद है उन्नाव। जी। और उन्नाव का एक सबसे रिमोट गांव है। रिमोट इसलिए कहेंगे कि उस वक़्त आवागमन के या कम्युनिकेशन, सड़क कुछ भी नहीं था। जी। बीच में एक नदी भी पड़ती थी, बेता नदी थी। और तो ऐसा एक कॉर्नर था और वो एक ऐसा जंक्शन था जिसमें 3 जनपद मिलते थे, लखनऊ, हरदोई और उन्नाव। तो उस रिमोट गाँव में हमारा परिवार रहता था और हमारे बाबा जो थे वो वहाँ के, कहना चाहिए, मुखिया, सरपंच, जिलेदार या इस तरह से जो पहले पदवियाँ दी जाती थी, जैसा कि प्राचीन काल में लोगों के पास उनकी अपनी अंगरक्षक और ये सारी चीज़ें थी, परंतु उनके कोई औलाद नहीं थी। 10 बच्चे हुए और 10 बच्चे मर गए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है। बहुत अधिक समय न लेते हुए, जी। एक बार उन्होंने किसी संत को आमंत्रित किया देखने के बाद जी। और कहा कि मेरे घर में भोजन करिए। जी। तो ऐसी स्थिति में संत ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, निर्वंशी के घर में भोजन नहीं करते, ओह! तेरे कोई औलाद नहीं है, हम भोजन नहीं करेंगे, जब तेरे औलाद होगी तो भोजन करेंगे। तो उन्होंने कहा, महाराज नहीं होती। बोले, मांस, मदिरा सब त्याग दे, जी।
हरिवंश पुराण सुन, क्योंकि तू सक्षम है, सुन सकता है, और तेरे औलाद होगी। और वो दिन था कि हमारे पिताजी का जन्म हुआ, जी और वो संत जी अपने आप आए, कबीरपंथी थे। जी और उसके बाद में वहां से हमारा परिवार प्रारंभ हुआ। जी क्योंकि परिवार में एक ही हमारे अकेले पिता थे, जी जायदाद भी बहुत थी। जी बहुत कम उम्र में, 58 साल की उम्र में मेरे बाबा की डेथ हो गई, जी और पिताजी मुश्किल से 15-16 साल के रहे होंगे। जी तो उस वक्त उनका मैरिज मेरे बाबा जी ने जल्दी कम उम्र में कर दी थी। जी और फिर जो है, जब उस वक्त मेरे पिताजी थे, और हम लोग जो है एक के बाद एक, तो पिताजी का एक उद्देश्य था कि जमीन जायदाद बहुत है, जी बच्चों को यही जमीन जायदाद देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोग परिवार में नहीं हैं। जी 9 भाई बहन हम लोग हैं, जिसमें 5 बहनें हैं, 4 भाई हैं। जी तो शुरुआत में चूंकि पढ़ने का कोई साधन ही नहीं था, हमारे गांव में ही प्राइमरी पाठशाला हमारे घर में जी खोली गई, जी क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जगह थी। जी और उसके बाद में फिर हम लोग जो है नदी में तैर करके जी जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई करते थे। जी वहाँ पास में एक रहीमाबाद है, जी वहाँ पढ़ने जाते थे। वहाँ जूनियर हाई स्कूल था गवर्नमेंट का। जी और मैं ये कहूँगा कि बहुत मन लगा करके पढ़ा, और ऊपर वाले का आशीर्वाद था जी कि हमने जनपद में उस वक्त बोर्ड से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से एग्ज़ाम होते थे। जी जी तो जो 8वीं का एग्ज़ाम था वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से था, जी तो उसका रिजल्ट भी अखबार में छपता था। जी 8वीं का इम्तिहान दे दिया, और उसके बाद में इम्तिहान देने के बाद में रिजल्ट जानने की उत्सुकता तो होती ही है। जी तो मैं भी पैदल गया जहाँ सड़क थी, और वहाँ पर एक बस आके रुकती थी। जी तो मैं हर बस में चढ़ जाता था, काफ़ी कम उम्र थी, जी और लोगों से पूछता था रिजल्ट निकला क्या। और लोग देख लेते थे अखबार में, और मेरा रोल नंबर ढूंढ के कहते थे नहीं है। तो मैं बड़ा निराश होता था कि मैंने बहुत अच्छा पेपर किया है क्यों नहीं। लेकिन एक वहाँ पर से एक ऐसे व्यक्ति थे जो ज़्यादा थोड़ा सिंसियर थे, तो उन्होंने कहा कि नाम बताइए। जब मैंने अपना नाम बताया, तो उन्होंने कहा अरे तुमने तो टॉप किया, तुम्हारा रोल नंबर तो नीचे लिखते हैं लोगों का, तुम्हारा सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि जी। तुमने जनपद में टॉप किया। एक थ्री इडियट फ़िल्म आई थी, उसमें ऐसा होता है, रेंजो का जो है टॉप में नाम होता है, उसमें एक कहावत है कि जी अगर जी दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुःख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो और ज़्यादा दुःख होता है। जी। तो आपके साथ वही इंसिडेंट हो गया, आप टॉप में नाम था, नीचे देख रहे थे। हाँ, उन जी, लोगों को, हमें भी नहीं मालूम था, हमें भी उम्र कम थी। जी, खैर मैं घर आया, पिताजी को बताया कि मैंने टॉप किया है। जी, उन्होंने कहा अखबार में नंबर था। मैंने कहा नंबर सबसे ऊपर ही लिखा था। जी, खैर उन्हें इतना वो भी नहीं था कि चलिए पास हो गया लड़का, 8वां पास हो गया। जी, लेकिन जब दूसरे दिन सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कहते हैं, एसडीआई साहब, जी, हम लोग उस वक्त डिप्टी साहब कहा करते थे। जी, तो डिप्टी साहब मोटरसाइकिल से आए गांव, जी, और आने के बाद हमारे पिताजी से कहने लगे कि भाई तुम्हारे बच्चे ने टॉप किया पूरा डिस्ट्रिक्ट में, जी, तो इसकी पढ़ाई जो है अब लखनऊ में होगी। जी, पिताजी बहुत मूड में नहीं थे, फिर भी डिप्टी साहब के कहने से हम लोग उनके घर गए, जी, और वो हमें गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज ले गए। उस वक्त हिंदी मीडियम का लखनऊ का ये सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता था, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर श्रीपत मिश्रा का लड़का राकेश मिश्रा मेरा क्लासमेट था। जी, हेल्थ मिनिस्टर पीडी कपूर साहब के लड़के डॉक्टर राम कपूर, जी, वो हमारे क्लासमेट थे। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छा स्कूल था, और पहले उसका फार्म भरा जाता था और एग्ज़ाम होता था, जी, और जो पास होता था उसकी लिस्ट लगती थी, उसका एडमिशन होता था। जी, अब ना तो मेरा एग्ज़ाम हुआ, ना मेरा फार्म भरा गया, मुझे पता ही नहीं था। जी, खैर डिप्टी साहब वहाँ के प्रिंसिपल से मिले, और बोले एक बच्चे का एडमिशन लेना है। बोले एडमिशन इज़ ओवर, एडमिशन तो ख़त्म हो गया। बोले नहीं, हमारा टॉपर है जिले का। जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे बुलाया। जाने के बाद में साइंस टीचर को बुलाया। उन दिनों साइंस का बड़ा क्रेज था पुराने समय में, हुँ, या डॉक्टर या इंजीनियर, जी, यही 2 चीज़ें चलती थी। जी, हमसे पूछा गया कि कौन सा विषय आपको चाहिए। तो मैंने कहा जो अच्छा हो, मतलब मुझे लगता कि डॉक्टर बनना है, साइंस जी, चाहिए। जी, साइंस टीचर को बुलाया गया कि भाई इनका आप इंटरव्यू ले लीजिए, ये बच्चा का एडमिशन देना है। हुँ, हुँ, टीचर ने हमसे पूछा तुमसे क्या पूछें साइंस में। मेरी तो उम्र बहुत कम थी। जी, मैंने उनसे कहा जो आपको आता हो पूछिए। जी, अच्छा, जब मैंने उनसे कहा आपको जो आता हो पूछिए, जी, तो प्रिंसिपल साहब, टीचर और एसडीआई साहब जी, सब लोग बैठे थे, और मैं खड़ा था। जी, तो सारे के सारे हंस पड़े कि मतलब ये जी, कैसा लड़का है कि इस तरह से बात कर रहा है। जी, तो टीचर ने कहा कि सवाल मैं जो पूछ रहा हूँ साइंस पे, वो शायद आपके
थोड़ा सा स्तर से ऊपर का होगा। जी मैंने कहा पूछिए। जी। तो उन्होंने, मुझे वो सवाल याद है, उन्होंने पूछा ये पतझड़ क्यों होता है। क्या बात है। अब सवाल ये था कि पतझड़ पूरी, मैंने तो एक एक किताब का एक एक शब्द जी मुझे याद था। ये एक जगह कहीं लिखा हुआ था कि पतझड़ जो है, जो दो नलिकाएं होती हैं, एक जाइलम और फ्लोएम, जिनसे एक से पानी जाता है और एक से भोजन जाता है, जी और उनके बीच में एक अब्सेशन लेयर बन जाती है, जी जिससे पानी और भोजन पत्ते को नहीं मिलता है, जी लिहाजा पत्ता सूख जाता है, गिर जाता है। उतना लिखा हुआ था थोड़ा सा। मैंने वो तुरंत बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे पतझड़ हो जाता है। जी उन्होंने कहा ठीक है, इसका एडमिशन ले लेंगे। जी। एडमिशन हो गया हाई स्कूल में, लेकिन मैं वहाँ गांव का विद्यार्थी था, गांव के परिवेश से आया था। जी मेरी वेशभूषा, जी सारी चीज़ें, वहाँ इतने मिनिस्टर और बड़े बड़े लोगों के बीच में जी वेशभूषा के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से मैं फिट नहीं बैठ रहा था जी उनके हिसाब से। जी लेकिन मुझे क्या करना, तो लोगों ने मेरा एक नाम दिया पंडित जी। और जी पंडित जी का नाम जो था, वो पंडित जी का मतलब विद्वान से नहीं था। पंडित जी का मतलब ये था कि देहात का, हम लोगों के उत्तर प्रदेश की भाषा में जिसको मगैया बोलते हैं या अच्छा। बेवकूफ़ बोलते हैं, वो था। जी क्योंकि जैसा उन्होंने बोल दिया। जी एनीवे, तो जब पहला तिमाही परीक्षा हुई, जी मैंने टॉप किया, छमाही में टॉप किया, 9th में टॉप किया। जी तो पढ़ने में इतने अच्छा देख करके धीरे धीरे जी सम्मान भी बढ़ा। हाई स्कूल में भी हमने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, जी नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। जी मेरे 9 से 10 रुपए का स्कॉलरशिप मिला सरकार से। जी। और हाई स्कूल करने के बाद 50 रुपए का, उस वक्त बात 62 बात 64 है, के बाद नहीं ये 67 की बात है। 68 के बाद। तो वहाँ पर 50 रुपया भी बहुत होता था। जी 50 रुपये महीना वजीफा बोलते थे, जी। छात्रवृत्ति, छात्र। वो सरकार ने हमको दिया। जी और नेशनल मेरिट में मेरा नाम था, जी सम्मान भी मिला जी नेशनल मेरिट से। जी उसके बाद फिर इंटर, और फिर उसी बीच में एक मोड़ आ गया, जी और वो मोड़ बड़ा खतरनाक था, जो शायद जी बहुत लोग नहीं जानते हैं। जी मुझे अचानक मेनिंजाइटिस हो गया। और एक मेनिंजाइटिस एक ऐसा रोग है, दिमागी रोग, हम्म जिसमें जो ब्रेन के ऊपर जो दो झिल्लियां होती हैं, हम्म उसको डुआमीटर और पैरामीटर कहते हैं, दोनों को मिला के मेनिंजीज कहते हैं। हम्म और उनमें जब पानी भर जाता है, और पानी भर करके दिमाग के ऊपर असर डालता है, तो उस रोग को मेनिंजाइटिस कहते हैं। हम्म। वो रोग हो गया अचानक। मेरा मस्तिष्क, ये पता कैसे चला सर आपको कि ये रोग? मैं पागल हो गया, मतलब मेरे को अच्छा स्मृति चली गई, मैं जी कुछ का कुछ बोलने लगा। तो लोगों ने मेडिकल कॉलेज में दिखाया, तो लोगों ने बताया भाई इसको तो मेनिंजाइटिस हो गया, जी। और बड़ा खतरनाक है। हम्म बहरहाल एडमिट हो गए, और 1 साल तक ट्रीटमेंट चला। हर अल्टरनेट डेज पे इलेक्ट्रिक शॉक लगे। इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके वो पानी को सुखाते हैं, हम्म और दवाइयाँ भी चली। हम्म पूरा जुबली कॉलेज मुझे देखने गया। हम्म। और मतलब क्योंकि कॉलेज में मैं अब बिल्कुल तक टॉपर थे आप। फेमस जी। था, हम्म तो सारे बच्चे मुझे देखने गए, और फिर अपने अपने उसमें सब पढ़ने लगे। बहरहाल 1 साल बाद में ठीक हुआ, हम्म और 1 साल में पिछड़ गया। लेकिन जब मैं ठीक होकर के आया, तो उतनी मेमोरी, जो पहले मेमोरी थी, और सार। वो नहीं, साथ नहीं थी। जी। उतनी मेमोरी नहीं आ पाई, क्योंकि सब कुछ भूल गए थे। हम्म। तो उतना शार्प मेमोरी नहीं आई। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि कैसे हम आगे पढ़ेंगे। जी खैर बहुत परिश्रम किया, कुछ परमात्मा की कृपा, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जो कुछ भी है वो माँ जी सरस्वती की ही कृपा होती है। जी। इंटर किया, बीएससी किया, हम्म और हॉस्टल में रहने लगे जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जी। और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से के बाद एक डिग्री करते गए। हम्म लेकिन पिताजी जो थे, वो हमारी बीमारी से और घर में बड़े परिवार से और उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थे, और पिताजी भी टूटे आपके हुए थे। संपन्न और वैद्यराज। वैद्यराज थे, जी लेकिन उस वक्त तब उतना वैद्य का उनको नॉलेज नहीं था। जी बाद में उन्होंने अच्छा नॉलेज अर्जित किया, और बहुत अच्छे वैद्य बने। जी उन्होंने मेरा जान बचाया दोबारा, जब मैं बीमार हुआ। जी तो उसके बाद में वहाँ से हमारा कहानी शुरू होती है। जी। और फिर यूनिवर्सिटी में रहने के बाद, जब मैं 17 साल की उम्र में, मैंने कम उम्र में हाई स्कूल किया, उसके लिए स्पेशल परमिशन बोर्ड से ली गई। क्या बात है। क्योंकि पहले एक एज फैक्टर होता था कि जी इस एज से नीचे का बच्चा हाई स्कूल नहीं कर सकता था। जी तो परमिशन से हाई स्कूल हुआ। जी और मुझे 17 साल, 18 साल पूरे नहीं हुए थे, मैंने बीएससी कर लिया था। अब सवाल ये था कि आर्थिक चीज़ें, क्योंकि पिताजी को और भी बच्चों को सपोर्ट करना है, हम्म। और बहुत उनका मन भी नहीं था जी बाहर पढ़ाने का, क्योंकि वो तो पास में है जगह, वहाँ पढ़ाना चाहते थे। जी तो मैंने सोचा मैं नौकरी करता हूँ।
जब मैं 10th में पढ़ता था तो मैं 8th क्लास की ट्यूशन पढ़ाता था, जी ऐसे कुछ धनार्जन करता था। बहरहाल मैं एक हमारे मित्र के बड़े भाई थे, जी सत्संगी साहब, जी उनका मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा। उन्होंने हमें प्रिंसिपल साहब से मिलवाया और अल्टीमेटली मुझे नौकरी मॉडल वोकेशनल में मिल गई जी और मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। जी तब का दिन है और आज का दिन है, मैंने पलट के नहीं देखा और हमेशा आज की तारीख में भी मैं एक्टिव हूँ जी और अर्निंग करता हूँ। तो इस तरीके से प्रारंभ हुआ जी और फिर एक के बाद एक नौकरियां ज्वाइन की, छोड़ी, क्योंकि उस वक्त तो ये था कि पढ़ने में जो अच्छे बच्चे हैं तो इतना कंपटीशन भी नहीं था, दोनों बातें हैं, जी लेकिन कंपटीशन फिर भी था। जी ऐसा नहीं कह सकते कि नौकरियां हाथ में थी। जी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी, प्राइवेट नौकरी, उस वक्त अगर नौकरियां कम थी, जी पॉपुलेशन कम थी तो नौकरियां कम थी, जी पोटेंशियल कम था, अपॉर्चुनिटी कम थी। और अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है तो जनसंख्या है, कंपटीशन है, तो दोनों में फ़र्क है। खैर उस वक्त बहुत सारी नौकरियों को छोड़ता हुआ आईएएस में ट्राई किया, जी कुछ भी नहीं कर पाए, जी 3 ही अटेम्प्ट मिलते थे। जी दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम किया, जी तीसरे अटेम्प्ट में मेन किया, जी हो नहीं पाया। तो उसके बाद में आरबीआई में गए और फिर आरबीआई से जब नवाड 1982 में बना जी तो हम लोग को एक ऑप्शन मिला था कि जो रिजर्व बैंक में रहना चाहे रिजर्व बैंक में रहे, जी जो नवाड में आना चाहे नवाड में आए। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक और फिर 82 में नवाड बना तो मैं नवाड में मैंने ऑप्ट कर लिया जी और फिर नवाड की जर्नी स्टार्ट हुई। जी नवाड की बड़ी लंबी जर्नी रही, जी इंस्पेक्शन में रहा, पढ़ाई काफ़ी कर चुके थे, बीएससी, ट्रिपल एम ए, एलएलबी, साथ साथ कुछ पढ़ाई करी, नौकरी के साथ साथ भी पढ़ाई करी। जी एलएलएम कर रहे थे तो उन दिनों एलएलएम में अटेंडेंस कंपलसरी कर दी, जीरो सेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया। जी तो उस वक्त एलएलएम नहीं, जो कि बाद में कर रहा, जी एमबीए और पीएचडी इत्यादि सब बाद में करी, जी नौकरी के साथ करी। जी तो ऐसे करता हुआ सफ़र शुरू हुआ जी और ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और नवाड का भी आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो पोस्टिंग दी, जी सबसे पहली जो मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ पोस्टिंग थी, जी और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने, जी उसी वक्त ये जिले के अधिकारी का कंसेप्ट आया नवाड में जी और फतेहपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जी तो मुझे फतेहपुर में काम करने का मौका मिला। जी विश्वनाथ प्रताप सिंह वहाँ से चुनाव लड़े थे, जी जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे। जी उसके बाद में फिर रायबरेली में राजीव गांधी जी के साथ में भी जी मुझे काम करने का मौका मिला, जब वो अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी आते थे जी तो उसका कुछ पार्ट रायबरेली जिले में आता था। जी तो मैं कई बार गया, कई बार कैप्टन सतीश शर्मा जी से मिला, जी उनसे भी मेरे अच्छी बातचीत हुई। राजीव जी का वो इंस्टांस मुझे हमेशा याद रहता है कि जब लोगों ने मेरे बारे में बताया जी तो उन्होंने मेरे को मिलने की इच्छा जब जाहिर करी, जी तो मेरी जो गाड़ी थी, कार थी, वो 50-60 गाड़ियों के पीछे थी जी और वो एक जगह चाय पीते थे, तो कुल्हड़ में चाय ले करके हाथ में खड़े हुए थे और उन्होंने कहा जिनकी आप बात कर रहे हो तो वो अगर है हमारे काफिले में जी तो उनको बुलाइए, उनको मैं चाय दे करके सम्मानित करूंगा। जी तो 50-60 गाड़ी बहुत होती है और भीड़ भी बिल्कुल थी। जी मुझे अभी भी याद है कि पुलिस वाले 2 आए और मेरी गाड़ी एक ने ड्राइव की और मैं मोटरसाइकिल में बैठ के गया जी और चाय लगभग ठंडी हो गई थी, वो उन्होंने चाय मुझे ऑफर किया, सो दैट वाज ए ग्रेट ऑनर जी फॉर मी। बिल्कुल बहुत बड़ी बात और उसके बाद में फिर करने के बाद में फिर मैं रीजनल ऑफिस में रहा, फिर मैं स्टाफ कॉलेज में रहा, एनबीटीसी में रहा, जी अपने जो बच्चे थे हमारे नवाड के ऑफिसर्स थे जी या कर्मचारी थे उनको मैं पढ़ाता रहा जी और फिर पढ़ाने के बाद में अंत में एक बार फिर से मौका मिला, जी मैं उन्नाव का डिस्ट्रिक्ट हेड हुआ। जी तो ये नवाड के भी इतिहास में पहली बार है जी कि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी जी 3 जनपदों में जी जिले का हेड रहा हो जी और तीनों जनपद के दफ्तर मेरे खोले हुए थे। क्या बात है और इस बीच में इसी दौरान जी बहुत सारे, चूंकि डीएम आते हैं, सीडीओ आते हैं, बदल जाते हैं, जी तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों से मेरा परिचय हुआ जी और बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। कुछ कुछ सर कुछ इंटरेस्टिंग बताइए तो सबसे उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि फतेहपुर का जो जिलाधिकारी थे जी वो काफ़ी अभी भी बहुचर्चित है, लोग उनको बारे में जानते होंगे। जी वो श्री विजय शंकर पांडे जी थे। जी वो काफ़ी तेज थे डीएम डीएम जी और वो हमारे एलडीएम से नाराज थे, जी जी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। जी तो जब मैं उनसे मिलने गया था जी तो उन्होंने बड़े गुस्से से कहा था कि दफ्तर तो नहीं खुलेगा यहाँ।
अच्छा, नवाड कोई बैंक, मतलब डीएम मैं मालिक हूँ, राजा हाँ हूँ, मैं मेरे हिसाब मालिक से हूँ कैसे तो हाँ दफ्तर नहीं जी। खुलेगा, और एक कौन बैंक वाले नया नया दफ्तर खोलते हैं, काम जी, करते नहीं, इत्यादि जी, इत्यादि। जी, लेकिन ये कहिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद था जी, कि मैंने उनसे कहा भी कि मैं आई कम्युनिकेट टू हायर अप्स, उन्होंने कहा जिससे कहना कह दो। जी। अच्छा, हाँ, काफ़ी फिर भी मैं जो है अपने स्तर से हमने उसको टेकअप किया, जी, और अंत में मेरी उनकी काफ़ी बाद में हुँ, लाइज़न अच्छा हुआ। जी, और वो सबसे बड़ा इंस्टांस तो उनके साथ ये हुआ कि एक बार वो हमेशा ये कहते थे कि बैंक वाले घूस लेते हैं अच्छा, और दफ्तर वाले घूस, ये गवर्नमेंट वाले नहीं लेते। अच्छा, तो एक पशु मेला चलता था उन दिनों, जी। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुझे लगता है जनार्दन पुजारी जी थे वो, या कौन उस उत्तर वक़्त, प्रदेश के? नहीं, नहीं, सेंट्रल अच्छा, गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनकी वजह से पशु मेला चलता था, मेले जी। चलते थे जिसमें हुँ, हुँ। बल्क में जो है वो ऋण बाँटा जाता था। जी, जी, तो कहने लगे मेले में चलते हैं, देखते हैं जो घूस लेते पकड़ा जाएगा जी। उसको सस्पेंड करना होगा। अच्छा, अगर बैंक वाला पकड़ता तो आप सस्पेंड करेंगे, अच्छा, और अगर गवर्नमेंट का है तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। जी। अब डीएम की तो पावर में बहुत बड़ी होती है, हुँ, और मैं नवाड का हेड था, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमारी तो उतनी पावर थी नहीं। जी, फिर भी मैं उनके साथ उनकी कार में बैठ के चला गया। जी, वहां जैसे ही गेट में मेले में घुसे, जी, वैसे ही कंप्लेंट आ गई जी, कि 200 रुपया मैनेजर साहब ने ले लिए। जी। बस उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि देखा, मेरी बात सच हो गई, मैं पहले ही कहता हूँ बैंक वाले ही घूस लेते हैं। अच्छा, मैंने बुलाया जिसने लिया था, मैंने कहा भाई आपने घूस लिया है। नहीं सर, 200 रुपये लिए, वो खर्चे में आ जाता है, ये खर्चा वो खर्चा बता रहा था। जी, डीएम साहब ने कहा कुछ नहीं, आप सस्पेंड कर दीजिए इसको। हुँ, मैं तो जानता था कि मेरी पावर में कहाँ है, जी, बैंक के अधिकारी को, जी, मैनेजर को सस्पेंड करने का जी। मुझमें नाबाद पावर नहीं है, जी, क्योंकि नवाड थोड़ी सस्पेंड कर सकता है। जी, फिर भी चूंकि डीएम साहब बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, सस्पेंड हिम इमीडिएटली, मैंने उससे कहा सस्पेंडेड। जी, अच्छा। कहने लगे ऐसे नहीं चलेगा, इसका लेटर जारी मेरे ऑफिस में भेज दीजिएगा, प्रतिलिपि उनको चाहिए। हाँ जी, प्रतिलिपि मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने गाड़ी घुमाई, जी, वापस आए, मैंने पता किया भाई कौन है, पता लगा भाई कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच मैनेजर है। जी। मैंने पता किया डिटेल में कि ब्रांच मैनेजर है कौन, पता लगा अध्यक्ष जी का कोई रिश्तेदार है। अच्छा, तो अब अध्यक्ष जी का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष का रिश्तेदार मैनेजर, उसको सस्पेंड करना इतना ईजी नहीं है। जी, तो मैंने तुरंत सोचा, और मैंने अध्यक्ष जी से बात किया, मैंने कहा भाई डीएम साहब ने पकड़ा हुआ है जी, घूस लेते हुए, जी, आपका जानते हैं कि आपका बोर्ड भी सुपरसीड हो सकता है, जी, क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार को पावर है बोर्ड सुपरसीड करने की। बिल्कुल। और आपका अगर इस तरह से है कार्यकलाप, तो बोर्ड चला जाएगा, नहीं तो इसको सस्पेंड करिए और कॉपी मुझे दीजिए। जी, उन्होंने मुझे कॉपी दी सस्पेंड करके, जी, और वो एक कॉपी मैंने जिलाधिकारी को भेजी। जी, और डीएम साहब को ये लगा कि यस, ये जो है बंदा, जी, ये मतलब इसके अंदर भी गट्स है और पावर है, और इसका बड़ा बोल्ड है। जी, खैर इस तरीके से वहाँ हमारा अच्छा कार्यकाल रहा, जी, और फिर धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ी, और मैं फिर कई जगह, जैसे नागालैंड का मैं हेड रहा, जी, स्टेट का, जी। मणिपुर का भी मैं वाईसी वो रहा। बहुत ही डेंजरस क्षेत्र हैं, बहुत अभी भी मणिपुर की ना, घटना है। नागालैंड और मणिपुर, जब हम गए थे तो हम 90s की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो बहुत ही डेंजरस था। कुकी और 2 समुदाय जो आप मणिपुर में, जी, मणिपुर में कुकी और उनकी फाइट थी। जी। और नागालैंड तो चूंकि एक टेररिस्ट प्रदेश था, हुँ, तो भारत सरकार से उसको ऐड मिलती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से ही वहाँ पर हाँ, है। जी, दिक्कतें थी। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ काफ़ी चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े। जी, लेकिन मैंने वहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब चैलेंज अगर जीवन में नहीं है, जी, तो वो जीवन नहीं। बिल्कुल सही बात। मेरा अपना मानना है। जी, जितना परिस्थिति आपकी खराब होगी, और उससे जब आप निकल करके ऊपर आएँगे, जी, तो आपका जीवन मैं समझता हूँ बेस्ट है। बिल्कुल। तो ऐसा ही स्थिति थी। मैंने सबसे पहले वहाँ अध्ययन किया कि यहाँ पर हर गाँव में चर्च है। नागालैंड के हर गाँव में चर्च है। अच्छा, मंदिर है नहीं, जी, मस्जिद है नहीं, गुरुद्वारा है नहीं। चर्च गाँव-गाँव में है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वहाँ पर वही 100 ऑलमोस्ट 100%। पैसा दे के कन्वर्ट हाँ, पैसा जी के कन्वर्जन जो भी बहरहाल हुँ, क्रिश्चियनिटी है। जी, तो अगर आपको कहीं पर किसी के मानसिक उसको परिवर्तन करना है, या अगर आपको कुछ करना है, तो आपको उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मुझे बाइबिल पढ़नी पड़ेगी। मैंने बाइबिल पढ़े, दोनों टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। जी, और पढ़ने के बाद में मैंने सोचा कि अब जो है मुझे ये भी चर्च भी जाना पड़ेगा।
तो मैं कोहिमा चर्च गया और वहाँ के प्रीस्ट से मिला जी और उनको बोला कि संडे में जब आपकी प्रेयर होगी तो मुझे 5 मिनट का समय चाहिए। जी उन्होंने मुझे समय दिया, जी मैंने वहाँ भाषण दिया जी और वो भाषण मेरे जीवन का थोड़ा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस वक्त मैच्योरिटी है नहीं थी या जो भी है, जी मैंने कह दिया था कि आप लोग क्रिश्चियन नहीं हो, यू आर नॉट क्रिश्चियन। क्यों? अच्छा क्योंकि मतलब क्रिश्चियन, भगवान जो जीसस थे, ही बिलीव इन लव हम्म एंड यू बिलीव इन क्रुएल्टी, यू आर किलिंग द पीपल, हम्म तो हाउ यू से हम्म, दैट यू आर ए क्रिश्चियन? जी अब तो सही बात क्रिश्चियन नहीं है। हम्म और उसके बाद जो मुझे बोलना था, जिस पर उन्होंने अनुमति दी थी, उसका भाषण दिया। हम्म नतीजा ये हुआ कि वहाँ के लोगों को काफी, एक तो बोल्ड भाषण था, हम्म दूसरा ये था कि लोगों ने हमको जाना सत्य कहा आपने कि ये जो है ये खाली बैंक के ही अधिकारी नहीं है, ये जानी बल्कि थोड़ा सा पढ़ा ये, लिखा और हाँ, क्रिश्चियन, ये हमारी बाइबल के बारे में भी जानते हैं। हम्म, और ये एक टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर, नागालैंड का। जी और उन दिनों 90s में इतना सोशल मीडिया और टीवी ये सब तो नहीं था, लेकिन अखबार छपते थे, नागालैंड पोस्ट, नागालैंड टाइम, जी और दोनों में छप गया था कि नॉन क्रिश्चियन चैलेंज द नागा दैट दे आर नॉट नॉट क्रिश्चियन। क्रिश्चियन उस बात, हेडलाइन सुबह की हेडलाइन हाँ, जी और उस बात को लेकर के लोग मुझसे नाराज हुए जी और बाद में और भी मैंने दिक्कतें उठाई वहाँ पर। जी लेकिन ये जरूर था कि हमने धीरे धीरे, जो हमारे यस्सी जमीर साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, जी और वो काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के थे, और उन्होंने एक चैलेंज किया बैंकर्स को कि मेरे गांव में, मुकुकचुंग एक जिला है, कि मेरे गांव में जा करके मेरे गांव को कैसे डेवलप करें, कोई रोड मैप बनाए। जी और मैंने हिम्मत करके उनके गांव में रहा, रोड मैप बनाया और उनको दिया। जी तो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजिंग कार्य वहाँ किए, मणिपुर जी में भी काफ़ी चैलेंजिंग कार्य किए, जी और फिर वहाँ से दोनों स्टेट से निकल कुछ करके, इसी स्टेट में मैंने जो ऑफ द कैमरा हम लोग जो आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, एक बार आतंकवादियों के सामने भी आप पकड़े गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो इंटरेस्टिंग हुआ, बहुत तमाम लोगों ने मुझे बताया है। उसमें हुआ ये था कि उन दिनों तो मोबाइल नहीं था, जी लैंडलाइन थी। जी लैंडलाइन पर एक फ़ोन आता था जी आए दिन, तो वहाँ पर एक हमारा जो टाइपिस्ट था वो उठा लेता था। उसे पता, ज़्यादातर मैं बाहर रहता था, दौरे पर हूँ, कहीं हूँ। एक बार ऐसा हुआ मैंने ही उठा लिया, तो उन्होंने कहा मंत्री जी मिलेंगे, मंत्री जी मिलना चाहते हैं, जी मंत्री जी बात करेंगे। अब मिनिस्टर का मतलब मैं समझता था कि जैसे या तो स्टेट मिनिस्टर होंगे या सेंट्रल मिनिस्टर होंगे, मुझे क्या पता। मंत्री मतलब वही होता है। हाँ, जी लेकिन मुझे क्या पता था कि मतलब आतंकवादियों के भी मंत्री। आतंकवादियों के भी मंत्री होते हैं, जी या उस तरह से वो लोग बात करते हैं। जी खैर, मैंने कहा हाँ बताएं, तो कहे कि उन्होंने कहा कि मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ, तो मैं आऊँ या आप मेरे यहाँ आएंगे? जी मैं आऊँगा तो मेरे पास में 50-100 आदमी होंगे, और छोटा दफ्तर, सब ऑफिस, जी बैठने की इतनी स्थान नहीं, बहुत जी सारी चीज़ों की व्यवस्था। हम्म, तो मैंने कहा मैं ही आ जाता हूँ। जी तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं गाड़ी भेज देता हूँ। मैंने कहा भेज दीजिए। जी मैंने कहा मेरे पास गाड़ी है। बोले तब तो ये नहीं था कि आपने लगा लिया नेविगेशन और चले गए। जी तो मैंने कहा ठीक है, भेज दीजिए। शाम को गाड़ी आई और मैं उसमें बैठ गया। जी लिखा हुआ था भारत सरकार वगैरह, जैसा जी मंत्री जैसी एम्बेसडर कार थी वाइट, जी सब कुछ प्रोटोकॉल वैसा ही था। जी मैं बैठ गया उसमें आराम से। जी थोड़ी दूर गाड़ी चली तो दो जो है SLR लेकर के जी 2 बंदे और बैठ गए एक पीछे। तो आपने सोचा सुरक्षा कर्मी है। नहीं, नहीं, तब मैं समझ गया कि, क्योंकि अगर सुरक्षा कर्मी होता तो आगे बैठता, अच्छा वो पीछे चूंकि बैठे और मुझे बीच में कर लिया, तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गया, है। जी अब ये लोग मुझे पकड़ लिए हैं। जी खैर, मैंने परमात्मा का तो स्मरण किया, मतलब सेंस आपका समझ गया था। हाँ, मैं समझ गया था कि, और फिर वो जंगल में ले गए, और एक जगह, काफी जंगल में एक जगह थी उनकी, वहां जहाँ वो ले गए, जी आंखों पे पट्टी उट्टी बांधी थी। जी अब किस रास्ते से ले गए क्या तो पता नहीं चलता। जी और वहां पर मेरे कपड़े उतार के हमारी पिटाई कर दी, जी और पिटाई करने के बाद में लगभग वो वही पिछला कारण कि बाइबल के ऊपर ये कहता है कि कारण जो भी रहा हो उनका, जी तो जी मतलब बहुत सारे कारण होते हैं ना, एक्सटॉर्शन भी होता है, हाँ कितना रुपया मिल जाएगा, जी जी किडनैप कर लिया। बिल्कुल और ये भी था किसी को बताना नहीं, जी वो भी था कि अगर बताओगे तो फिर आगे मार देंगे। तो खैर, वो स्थिति ये थी कि लगता था कि अब ये मार ही देंगे, जी और लगभग उनके मन में वही था। जी तो जब मैं काफी बेहोश हो गया मार खा के, तब उन्होंने एक रिवॉल्वर से मेरे को शूट करना चाहते थे। जी तो उन्होंने मुझसे कहा कि, जैसे वो इंग्लिश वहाँ की बोलते हैं, जी
सो लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। मैंने कहा यस। अब बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा अंतिम चांस दे रहा है तो क्यों ना। तो हाँ, मतलब लेना चाहिए। जी। तो उसने कहा कि आर यू नॉट स्केर्ड ऑफ डेथ? मुझे अभी भी याद है। तो मैंने कहा नो, डेथ इज अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ लाइफ, बेटर टू डाई विद बुलेट रादर देन डिजीज। लेकिन मैंने कहा एक ही मौका मिला है और एक ही सेंटेंस पूछ रहा है, जी जी इसलिए इसमें रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने अच्छा। कंटिन्यूअसली बोला। जी। मैंने कहा जीसस वाज क्रूसिफाइड फॉर ए नोबल काज, हम्म, यू आर किलिंग मी फॉर नथिंग, आई केम हियर टू हेल्प यू, टू प्रमोट यू, हम्म, एंड यू वांट, इफ यू वांट टू किल मी, जी। ओके यू शूट मी करके मैं जीसस की तरह दीवार की तरफ वही जाकर पोजीशन दोनों हाथ फैला करके ऐसे खड़ा हो गया, जी। शूट मी, किल मी। जी। ये बात उसके दिमाग पे आई। जो आपने ये बच्चा, बोला था या मैंने बोला मतलब आपने बोला तो, या मतलब ये मतलब सोच के बोला, या नहीं, ultimate- ये अल्टीमेटली आया, मैं झूठ क्यों बोलूं, ये जी, जी। बिल्कुल अल्टीमेटली बिल्कुल, आया। आपने जो शब्द हाँ कहे वो एक एक शब्द जो है बहुत जबरदस्त। हाँ, तो वो दिमाग में, वो तो सरस्वती माँ कराती है ना। जी जी और उसके बाद उसने मुझे रिवॉल्वर रखने के बाद नहीं मारा और कहा, इसको अपनी भाषा में बोला, नगामी बोलते हैं, वहाँ की जी। लोकल लैंग्वेज है। जी। उसने कहा खचरा मानुआ है, ऐसे करके अच्छा, वो मतलब भी बेकार आदमी है और इसको छोड़ दो। जी। तो जंगल में उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया जी। और फिर वो जंगल से मैं किसी तरह घिसटता हुआ तमाम परेशानियों से, लेकिन उसने वार्न किया कि यदि ये घटना कभी भी किसी को बताई तो जहां भी हो गए हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे खानदान को मार देंगे। तो उस डर के मारे आज तक। मैंने इसको थोड़ा सीक्रेट रखा जी। और अल्टीमेटली मैं आया और एक दो दिन अपना पट्टी वट्टी करा करके, और फिर ये बात वहां यद्यपि से ट्रांसफर कराने की नहीं कोशिश नहीं, की? ट्रांसफर कराने की कोशिश, ट्रांसफर तो वो कराता है जो डर जाता है। क्या बात है सर, ट्रांसफर क्या तो बात। वो दौड़ता तो वो है जिसको जी। डर लगता है, क्या बात है। और जो परिस्थितियों से लड़ना जानता है जी। वो क्यों ट्रांसफर कराएगा। सही बात है। तो मैंने कहा कि देखा जाएगा जो होगा। हम्म। और अब तो इन लोगों ने मतलब कहा ही है। जी। अल्टीमेटली भगवान का आशीर्वाद था। जी। और मतलब जब भी आतंकवादी आते थे मुझसे मिलने, जी। और मैं हमेशा यही कहता था, क्योंकि मेरा अपना एक सिद्धांत है, जी। आपके सामने जो भी आया है, जिस कुंठा से, जिस नाराजगी से, जिस क्रोध से आया है, जी। अगर आपने उसका तुरंत आपने उसके मानसिक स्तर को नहीं समझा, उसी में नहीं बहे, हम्म। आपने उसका विरोध किया, हम्म। तो और विरोध करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। जी। तो मैं हमेशा ये कहता था कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम टेररिस्ट हो, हम्म। अच्छा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर तुम्हारे पिताजी बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, तो तुम अस्पताल में नहीं ले जा सकते हो क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और रास्ते में ही वो दम तोड़ देंगे। तो अगर इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाए हमें, तो शायद हम भी तुम्हारी जगह होंगे और तुम हमारे भाई हो। तो ये बात करते करते लोगों के मन में थोड़ा सा मेरे प्रति प्रेम प्रेम। मतलब प्रेम कहें या कहें कि थोड़ा सा उनका दृष्टिकोण जी। बदल गया। तो सकारात्मक आपके प्रति। हाँ, तो उन्होंने कहा जब भी कहीं अब दौरा करना हम्म। तो मेरे को बताना, आई विल प्रोटेक्ट यू। अच्छा। गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट यू, आई कैन प्रोटेक्ट यू। खैर जब तक मैं रहा बहुत अच्छे से रहा वहाँ, बहुत जी। अच्छे से रहा, और इस जी। तरीके से जी। वहाँ से निकल करके आया, और फिर और नौकरी आगे आगे जी। की ओर बढ़ी, और बहुत जी। सारे किस्से लाइफ के हैं, जी। तो बहुत समय उसमें हो जाएगा। ना सर, उसके बाद हम अच्छा कंटिन्यू, क्योंकि आपके जीवन के वृतांत को सुन के मुझे लग रहा है कि ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। नहीं, बहुत और- सारी, बहुत बार जी। दीपक जी, बहुत बार मैं मौत के मुंह से निकला हूँ। जी। मैंने अगली गलती तो इजराइल में करी थी। जी। तो सब पहले इजराइल जाते हैं, इजराइल के बाद फिर वापस इंडिया आएंगे। इजराइल 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 में जब मैं गया, आप इजराइल पहले तो बताइए मुझे कि- बैंक ने भेजा। अच्छा। बैंक ने भेजा मुझे इजराइल, जी सर। बैंक की ओर से मैं इजराइल गया था। जी। और जब मैं इजराइल गया तो वहां पर घुमाते भी हैं, जी। तो जेरूसलम ले गए। जी। और जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक है मस्जिद अक्सा जी। बोलते हैं, जी। आपने शायद नाम जी। सुना हो, जी। जी। और उसको बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं। जी। 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 तो पहले हमारे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, हम्म। वो उधर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। अव्वल काबा उसको बोलते थे। जी। 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 बाद में ये मक्का मदीना में हम्म। काबा मान करके उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। हम्म। तो जब मैं यहाँ से जा रहा था तो हमारे एक कलीग थे, जी। उन्होंने कहा कि यार मस्जिद अक्सा अगर जाना तो फोटो वगैरह बाहर से क्लिक करना ले आना। जी। और मैं वहाँ चला गया, और मुझे मालूम नहीं था, फ्राइडे का दिन था, और उन्होंने कहा, जब मैं लाइन में खड़ा हो गया तो उन्होंने बताया कि नॉन मोहम्मदन्स आर नॉट अलाउड। हम्म। तो मैं तो चूंकि ऑलरेडी क्यू में था, हम्म। और साथ में दोनों तरफ सिक्योरिटी वाले थे। अब मुझे ये डर लग रहा था कि यदि मैं निकला तो मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी। भाई तुम नॉन मुस्लिम था तो लाइन में क्यों लग गया। सही बात है।
आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहा हूँ। अब मैं और अगर मैं जाऊंगा तो आगे क्योंकि पासपोर्ट चेक हो रहा है गेट पे, बिल्कुल। तो पासपोर्ट से पता हो जाएगा तो भी मारा जाऊंगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? खैर मैंने परमात्मा का जो है जी, उनसे विनय किया, हनुमान जी से, जी, कि भाई किसी तरीके से इस मुसीबत से पीछा छूटे, जी, निकलूं लाइन से ना निकलूं। जी, अचानक मेरे दिमाग में आया वही परमात्मा की बिल्कुल। कृपा या माँ सरस्वती की कृपा। जी, जब थोड़ा ही समय रह गया था जी, तो मैं बड़ी जोर से चीखा, जी, पूरी ताकत से। जी, तब तो काफी यंग था, जी, आवाज भी तगड़ी थी मेरी। जी, मैंने कहा अल्लाह ताला हैज इशूड पासपोर्ट टू जी, कम एंड टू प्रे, जी, एंड यू आर चेकिंग द पासपोर्ट इशूड बाय ह्यूमन बीइंग। क्या बात इट इज है! अ फ्राइडे, आज शुक्रवार है, जी, एंड यू आर वेस्टिंग अवर टाइम, दिस इज अ प्रेयर टाइम। क्या बात है! तो उसने कहा कीप योर पासपोर्ट इन द पॉकेट जी, एंड गो, सबको उसने अलाउ कर दिया। जी, मैं भी चला गया। जी, मैंने भी रुमाल बांध रखा था, मतलब जी, उसी वेशभूषा में था। हुँ, वजू होता है, वजू किया। जी, वजू में जानता था कि ऐसे कैसे हाथ धोते हैं। जी, लेकिन उसी वक्त एक सिक्योरिटी वाला मेरे पास आ गया। जी, उसने पीछे से मुझे थपथपाया। जी, उसने कहा यू आर ट्रूप लीडर। मैंने कहा नो, आई एम नॉट ट्रूप लीडर। जी, उसने कहा टुडे यू विल बी पेश इमाम। पेश इमाम वो होते हैं जो आगे खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं और लोग अच्छा, उनको फॉलो करते हैं। अच्छा आपको बना दिया? कह दिया उसने। जी, ये मेरे लिए दूसरी परीक्षा थी। जी, 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 पहले वहाँ थी अब अब मैंने कहा कि और तुरंत निर्णय लेने थे, जी, अगर नहीं लेते तो वहीं पर मेरी एक एक बोटी कट जाती और हुँ, मैं आज यहाँ हूँ नहीं होता। जी, 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 तो कट्टरता, जब धार्मिक कट्टरता उनकी। जब वो बात कर रहे थे हुँ, तो बांग्लादेश से एक चचा आए थे, काफी उम्र थी उनकी, जी, बड़ी दाढ़ी थी उनकी, हाँ, मत्थे पे मतलब उनके काला वो जी, था। उन्हों मेरी उम्र देख करके उनको बड़ा बुरा लगा जी, कि मैं इतना कि मतलब बड़ा मतलब धार्मिक इतनी व्यक्ति बार मैंने वो किया और और इतनी अल्लाह लंबी ताला ने दाढ़ी। पेश इमाम इसको बना दिया। जी, 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 तो मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया, जी, आई पे रेस्पेक्ट टू माई एल्डर्स। जी, चचा के रहते आई कैन नॉट बी पेश इमाम। क्या बात है! तो वो बड़ा खुश हो गया, जी, उसने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके जी, बाद में अब वो सिक्योरिटी वाले ने सोचा हम झंझट में क्यों पड़े। जी, उसने कहा कि आप पेश इमाम हैं, कोई बात नहीं। एज़ यू विश। अब वो आगे नमाज हुई, जी, मस्जिद अक्सा में नमाज भी अदा की, जी, बैतुल मुकद्दस में, और जैसे सब कर रहे थे वैसे ही हुआ। जी, हालांकि ये चीज जो है वो कहना चाहिए अब तो जो हमारे जी, कट्टरपंथी जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत नागवार गुज़रेगी ये नागवार मानना लेकिन गुजरेगी। ये लेकिन कोई बात लेकिन मेरा अपना ये मानना है जी, कि परमात्मा एक है, जी, वो किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का नहीं, जी, सबके लिए वो समान है बिल्कुल, और सबको प्यार करता है। क्या बात है! और जब कोई मुझसे कहता है जी, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, मतलब रहीमाने रहीम, जो रहम रहम कहते हैं दया को, हुँ, और जो दयालुओं का दयालु है हुँ, वो है आपका अल्लाह ताला, जी, इसलिए उसको रहमाने रहीम कहते हैं। क्या बात है! तो जो दयालुओं का दयाल है वो किसी को मार कैसे सकता है? हुँ, वो तो नहीं मार सकता ना। जी, तो इसलिए वहां से मैं बाहर निकला जी, और मैं अब सोचता हूँ कि मैंने गलत किया, जी, क्योंकि अगर किसी को पता लग जाता जी, तो ये शायद मेरे जीवन का वो अंतिम समय होता। जी। तो ऐसे करके बहुत एक सारे वो है ना कि जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई, बाल एग्जैक्टली ना बाका कर सके जो जग जो में जग भी। मेरी। जी, वो कृपा है इस आपके ऊपर जी सर। परमात्मा जब बचाता है, देखिए जीवन क्या है और इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है और बहुत सारी चीजें हैं जी। जो विस्तार से कभी आपसे चर्चा आपकी करेंगे। इसी के बाद एक पुस्तक भी आपकी आई थी गॉड एंड रिलीजन। गॉड एंड रिलीजन, बिल्कुल। गॉड एंड रिलीजन जो है उसमें मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े जी, और अच्छे से पढ़े। जी, मतलब मैंने बाइबल पढ़ी, जी, मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, जी, मैंने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा, जी, मैंने जो है वेद, जी। पुराण, उपनिषद। रामायण, जी, उपनिषद सब कुछ वो तो पढ़ा। आज भी कंटिन्यू आप पढ़ रहे और हैं। सबको पढ़ने के बाद में मैंने जो यंगस्टर्स हैं जो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, जी, हम भगवान, हम एथीस्ट हैं। एथिस्ट। बहुत सारे हम जब लंदन जाते हैं, विदेश जाते हैं, लोगों से कहते हैं तो कहते हैं नो नो आई एम एथीस्ट। चाइना लगभग पूरी हाँ, आधी कंट्री मतलब एथिस्ट ही है। हाँ, क्योंकि वो बड़े गर्व से कहते हैं। हुँ, तो उनके लिए मेरे को प्रेरणा मिली ऊपर वाले से जी, और मैंने वो पुस्तक लिखी, जी, जिसके इंट्रोडक्शन में जब आप देखेंगे जी। तो मैंने यही लिखा है कि एथीस्ट आप कह दें, हुँ, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि कोई एक शक्ति है, जी, एक सुप्रीम पावर है जी, जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है। बिल्कुल।
और वो सुप्रीम पावर आप, और उसको काफ़ी मैंने साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो लॉजिस्टिक देखती, बिल्कुल। लॉजिक चाहिए। कोई बात हम किसी से कुछ कहेंगे कोई नहीं मानेगा जब तक लॉजिक ना हो। सही बात। तो उस पुस्तक को मैंने लॉजिस्टिक के स्वरूप में जी, उसका इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है जी, कि आप एथिस्ट हैं या नहीं हैं, जी, लेकिन आप ये तो मानेंगे अमेरिका काफ़ी डेवलप कंट्री है, जी, लेकिन जब कोविड हुआ जी, तब क्या हुआ? वह डेवलपमेंट उन लोगों को अभी कितने अकाल, कितने दैवीय आपदाएं आती हैं, जी, सारे कुछ के बाद भी जी, इंसान रोक क्यों नहीं पाता? इतनी साइंस के डेवलप होने के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, इसमें, इसलिए मैंने वो पुस्तक लिखी। जी। और चूंकि वो नेट पर है और बहुत जी। सारे हमारे उस दर्शकों पर, को वॉइस ऑफ परिवर्तन के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे ऑफिस के माध्यम से वो हम प्रोवाइड करवाएँगे। हाँ, लोगों हम को। आगे जी, बढ़ते हैं सर। जी, आपने तो पूरी दुनिया देखी है, अब एथिस्टों की बात करते हैं तो चाइना चले जाते हैं। आप चाइना भी बहुत विज़िट कर चुके हैं, चाइना में भी स्टडी कर चुके हैं। तो चाइना के बारे में बताइए कि इतना डेवलपमेंट 1982 में नाबार्ड बना इंडिया में। उसी समय में चाइना और हमारी इकोनॉमी सेम थी। आप अर्थशास्त्री भी हैं, तो इसको थोड़ा-सा समझाइए कि क्या कारण थे कि चाइना आगे है और हम पीछे हैं? देखिए चाइना हमारे रिलेटिव हैं, वो चाइना के हैं। जी, और चाइना जाने का मौका मिला। उसमें देखिए दोनों में फ़र्क है। पहले तो वहाँ से समझिए कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री बिल्कुल। और उनका कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं, जी, ठीक है ना? जी, तो हम क्या है कि विकास के मार्ग पर जब हम आगे बढ़ते हैं, हुँ, तो अगर कोई विकास की बात करते हैं तो ज़्यादातर कुछ लोग हैं, उनको केवल एक चीज़ नज़र आती है, वोट की राजनीति। जी, वो सोचते हैं किसी न किसी तरीके से हमारी कुर्सी बची रहे। जी, ये चीज़ चाइना में नहीं। जी, चाइना में जो मैंने वहाँ जो देखा और जो अध्ययन किया और जो लोगों से मिले और जो इंटरेक्शंस हुए और स्कूल भी गए, जी, क्योंकि मेरा अपना एक मानना है, जिस देश में जाओ, जहाँ भी जाओ, हुँ, वहाँ पर आँख खोल करके देखो, हुँ, लोगों से मिलो, जहाँ मौका मिले उनसे बातचीत करो, और अगर बातचीत करने का नहीं भी मौका मिले तो ऑब्ज़र्व करो ऑब्ज़र्व। कि क्या कर क्या रहे हैं। हुँ, देखिए वहाँ का जो छोटे से छोटा बच्चा है, हुँ, हमारे यहाँ की तरह वो डांस नहीं करता, वो रील नहीं बनाता। क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं, उनको जो है शुरुआत से ही उनको मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, जी, जूडो, कराटे, हेल्थ पर भी ध्यान है, और कोई सरकार की तरफ से कंपल्सन नहीं है, स्वतः। स्वतः। जब तक आप कंपल्सन की बात सोचेंगे कि हमें सरकार ये दे, हम अक्सर यहाँ देखते हैं हमारे भारतवर्ष स्वप्रेरणा में, हम इसको कह हर सकते हैं। कोई कहता है कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार ये नहीं कर रही। अरे भाई, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार क्या कर रही है वो भूल जाइए, आप क्या कर रहे हैं? जी, क्योंकि हमारा जो मानना है चाइना के बारे में, जी, वहाँ अगर 8th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा है, हुँ, हर बच्चे के हाथ में हुनर है और वो कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है और वही चीज़ आगे चल कर के पैकिंग हो रही है और पूरे विश्व को बेच रहा है। जी। तो जहाँ पर आदमी का जो जो वेस्ट बेच मस्तिष्क, दे रहा है सर, वो पूरी दुनिया को अपना कूड़ा बेच दे रहा है। हम कह रहे हैं कूड़ा लोग खरीद रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए कूड़ा बेच रहा है। जैसे पेप्सी के बोतल में एफएम बना के बेच देता है। हाँ, कुछ भी बेच देगा वो, जी, जी, जी। क्योंकि बच्चों ने बनाया, वो जी, ट्रेंड नहीं है। जी, लेकिन पैकिंग ऐसी हो गई, जी, आपको पैकिंग से दुनिया खरीद रही है। तो प्रश्न इस बात का है जी, जी, कि हमारे में और उनमें फ़र्क है। बिल्कुल। हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? हम अपने बच्चे को बाबू बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को अफ़सर बनाना चाहते हैं। जी, हम पढ़ाते इसलिए हैं कि वो 2 पैसे की नौकरी करे जी, और इज़्ज़त से रहे। जी। नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। हुँ, हम कभी ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए। जी, हम कभी नहीं पढ़ा रहे हैं कि उसका अपना विकास हो। जी, हम उसका मानसिक, बौद्धिक विकास के बारे में सोचते नहीं। जी, हम संस्कार के बारे में सोचते नहीं। जी, हम तो पढ़ाते ही इसलिए हैं। तो जब आप इसलिए पढ़ा रहे हो, तो वो उसका दिमाग भी उसी तरह तक सीमित है, संकुचित है। सर एक प्रश्न इसी बीच में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी। चाइना जो है अधिकांशतः वहाँ पे नास्तिक रहते हैं, एथिस्ट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। मुझे लगता है कि भारतवर्ष पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ कुंभ मेला लगता है तो 60 करोड़ लोग माँ गंगा में स्नान करने जाते हैं। माँ गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा सागर तक जाती है। और कुंभ के पीछे तो बहुत सी कहानियाँ हैं। साइंस भी कहता है, अब तो आज तो हमारे एक सुधांशु त्रिवेदी करके भारतीय जनता पार्टी के जी। एक वो प्रवक्ता हैं, जिनको कुछ लोग या आधे जो भारतीय जनता पार्टी के
पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि वो गूगल हैं, विश्व गुरु हैं। ठीक है, अपनी आस्था है, विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, अपना पार्टी के तर्क देने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चाइना नास्तिक है, लेकिन फिर भी चाइना जो है सतत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, प्रकृति के साथ। जैसे रोड बनाने के लिए उसकी अपनी एक सोच है, पुल बनाने की अपनी सोच है, बहुत तरीके से कूड़ा को भी वो यूज़ करना जानता है। और हम लोग आस्था के केंद्र बिंदु होते हुए विश्व गुरु और इतने वर्षों से हमारी एक सरकार है, फिर भी हम लोग अपने वोटरों को केवल 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इसके ऊपर में थोड़ा-सा कुछ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? आप विद्वान हैं, थोड़ा-सा आप बताइए। देखिए, जहाँ तक 2 बातें, एक तो आपने आस्तिक की बात कही, नास्तिक और आस्तिक की। जी, दोनों ए कंट्रियाँ हैं, हाँ, दोनों दोनों 82 कंट्री में हैं। साथ थी। हाँ, आप तब 82 में अफ़सर नहीं, बने, नहीं, ठीक है। तो आपने दोनों जगह जाने का जी, सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आप आस्तिक और नास्तिक का देखिए जहाँ तक प्रश्न है, जी, वो थोड़ा मेरा अलग है। सर थोड़ा-सा और, हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि इस धरती को आस्तिकों से ज़्यादा खतरा है या नास्तिकों से ज़्यादा खतरा है? देखिए, इस धरती को खतरा अपने आप से, जी, अपने आप से समझ रहे हैं ना? हर व्यक्ति से खतरा है, जी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जी, तब तक हम आस्तिक हो या नास्तिक हो, जी, हम देश के लिए खतरे का एक पर्याय बन जाएँगे। जी, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने को अधिक बुद्धिमान बिल्कुल। समझता है। जी, अपने को अगर आस्तिक है, जी, तो समझता है कि हम आस्था आस्था की पराकाष्ठा पे हैं। जी, और जहाँ पर पराकाष्ठा हो जाती है, जी, वहाँ पर अभिमान हो जाता है। और जहाँ पर अभिमान हो जाता है, वहाँ पर पतन हो जाता है। जी, तो ये आप देखिए कि व्यक्ति को हमारे यहाँ जो खतरा है, जी, वो मैंने कहा ना, जब तक हम आत्म-मंथन नहीं करेंगे, जी, हमें खुद को देखना पड़ेगा जी, कि हम करते क्या हैं। हमारा अपना ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत, जी, कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जी, और जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा। जी, जब हम किसी को बुरा कहते हैं जी, कि वो आस्तिक है, वो नास्तिक है, जी। उँगली दिखाने पर 3 उँगली अपनी ओर इंगित होती है। चूँकि डॉक्टर सिन्हा महाराज भी हैं, डॉक्टर सिन्हा साहब महाराज भी हैं, आपने मेरे विवेक को अपने महाराज के प्रभाव से खत्म करने का पूरा प्रयास किया। मेरा प्रश्न है सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दुनिया को जो खतरा है मनुष्य से है, लेकिन फिर भी कमोबेश मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना उतना दोहन नहीं कर रहा। आप तो अरावली की बातें निरंतर देख रहे हैं कि भारत सरकार ने 100 मीटर से नीचे जो है उसको पर्वत मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पर्वत की श्रृंखलाओं में नहीं आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा आपसे व एक बहुत बेबाक, चूँकि आप बेबाक व्यक्ति हैं, तो बेबाक उत्तर चाहता हूँ इसमें कि देखिए, जो सरकार तय कर रही है कि 100 मीटर से वाले को हम जी, पर्वत नहीं मानेंगे, या ये उनके अपने पैरामीटर्स हैं, जी। ठीक है ना? लेकिन ये तो वो प्रकृति के लिए दोहन की वो बात है। वो जो भी पैरामीटर वो तय करें। जी, लेकिन जहाँ तक बात चाइना की आती है और हिंदुस्तान की आती है, जी, मैं ये कहता हूँ 2 चीज़ें हैं। एक तो है भौतिकवादिता जी, और एक है अध्यात्म, जी, और दोनों विषय अलग-अलग हैं। जी, भौतिकवादिता जो है, जैसे-जैसे हम भौतिक दुनिया में आगे बढ़ेंगे, जी। उन्नति करेंगे, जैसे चाइना कर रहा है, हुँ, भौतिक चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएँगी, जी, क्योंकि वे परिवर्तनशील हैं। जी, आध्यात्म कभी नष्ट नहीं होता, जी, क्योंकि वो सतत है, जी, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा है, हुँ, और परमात्मा सतत है। जी, परमात्मा जो है, वो हमेशा है जी, और हमेशा रहेगा। जी, तो जब हम जहाँ तक आस्तिक और नास्तिक की बात करते हैं, जी, ठीक है, वो आज भौतिकता में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जी, अपना कूड़ा भी बेच रहे हैं, जी, और हम खरीद रहे हैं, जी, और हम भी सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आस्तिक और आध्यात्म जुड़ जाता है, जी, अध्या अंत में आप देखिएगा कि हमेशा सत्य की विजय होती है, जी, 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 और सत्य की विजय का मतलब आध्यात्म की विजय होती है, जी, क्योंकि सत्य ही आध्यात्म है। हुँ, मैं हमेशा देखिए, आप हमेशा देखते होंगे, हमारे वहाँ जब डेड बॉडी भी जाती है तो क्या कहते हैं? राम, 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 सत्य है। सत्य है। तो सत्य कहते हैं ना, जी, तो सत्य ही आध्यात्मिकता है, जी, सत्य ही राम है। जी, और जब सत्य की हम बात करेंगे, हुँ, आध्यात्मिकता की बात करेंगे, जी। तो विजय हमेशा सत्य की होगी। सर, उत्तर प्रदेश की ओर लौटते हैं, जी, चाइना से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका बहुत अधिक अनुभव रहा है, जी, आपने यहीं से शिक्षा अर्जित की है, जी, यहीं आप पले-बड़े हैं। जी। उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों के साथ भी अपना का लगभग आपने का अनुभव रहा है काम करने का। तो मुलायम सिंह यादव जी, जिनको भारत रत्न दिया गया, मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व के बारे में भी आपको कुछ कहना चाहिए। आपके प्रदेश के, और साइकिल से यात्रा करके उन्होंने जी। एक नई क्रांति उस दौर पे
जिस समय आप नए-नए अफ़सर बने थे उस दौर पे शुरू किए, तो उनके बारे में बताइए क्या? देखिए, मुलायम सिंह जी से मेरा जो व्यक्तिगत इंटरेक्शन हुआ, मैं उस वक़्त इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुआयना कर रहा था जी, और सैफई में भी एक शाखा है, जी, तो मैं सैफई शाखा का ग्रामीण बैंक की मुआयना करने गया। जी, वहाँ के ग्राम प्रधान, शायद मैं सही सोच पा रहा हूँ, रामस्वरूप शायद नाम था, कुछ नाम आपकी था मेमोरी बहुत शार्प है। ग्राम प्रधान का। जी, तो ग्राम प्रधान जी ने कहा कि नेताजी से आपको मिलवाते हैं। जी, सफाई महोत्सव चल रहा था, मैं बहुत इंटरेस्टेड तो नहीं था, जी, क्योंकि अपने काम से काम, भाई हुँ, इंस्पेक्शन क्या निकल जाएंगे। जी, लेकिन ब्रांच मैनेजर ने और ग्राम प्रधान ने, दोनों ने बहुत मतलब प्रेशराइज किया जी, कि आपको नेताजी से मिलना पड़ेगा। जी, ठीक है, चलिए मिलते हैं। उसी वक्त महोत्सव शुरू होने वाला था, जी। मतलब तब चल पिताजी चल रहा था। सहकारिता मंत्री थे या नेताजी शायद मुख्यमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री तो नहीं थे, मगर राजनीति में तो थे ही। सहकारिता और मंत्री? पहले भी मंत्री वगैरह रह चुके थे जी, और जी, मुख्यमंत्री भी शायद रह चुके थे, सहकारिता मंत्री सेंट्रल भी में रहे। या कुछ, मतलब किसी उस पर जी, थे। जी, बहरहाल वो ले गए और उन्होंने, स्टेज शुरू होने वाली थी, कुछ कार्यक्रम होने वाला था नृत्य गान का, जैसे होता है जी, महोत्सव में। बिल्कुल। तो इतने में उन्होंने जा करके धीरे से प्रधान जी ने बताया कि भाई, रिजर्व बैंक नबार्ड के एक अधिकारी हैं जो बैंक का मुआयना कर रहे हैं, हमारे साथ आए हैं जी, और हम चाहते हैं आप उनसे मतलब मिलें। जी, नेताजी का जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बात करते हैं, जी, वो एक बहुत उनका धनी व्यक्तित्व था, जी, क्योंकि उस वक़्त मुझे परिलक्षित हुआ पहली बार। क्या बात! फिर मेरा इंटरेक्शन था हुँ, फेस टू फेस, वन टू वन। जी, नेताजी तुरंत स्टेज पर गए और माइक छीन करके बोले, मैं अपनी सफाई की इस मातृभूमि में जी, नबार्ड के अधिकारी शिव कुमार जी का अभिनंदन करता हूँ क्या बात! और मुझे एक माला पहनाई गई। जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जी, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और मैं यंग थे। सोच रहा था कि ठीक है। वो वापस आए जी, और बैठे और मेरा हाथ पकड़ करके बैठाला। एक तरफ अमर सिंह थे, एक तरफ राज बब्बर जी थे क्या बात है! और अमर मेरे सिंह को भी जी का तो बैठाला। एक जलवा ही कायम हाँ, बहुत और जबरदस्त। उसके बाद में उन्होंने पूछा भी, अमर सिंह से भी कहा, जी, और अमर सिंह ने कहा कि तो आप नौकरी छोड़ दीजिए जी, और अच्छा, राजनीति ज्वाइन कर लीजिए, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भैया ऐसा है कि मैं विचार करने के लिए समय दीजिए, जी, क्योंकि वो कह रहे थे जितना तनख्वाह आपको अंतिम समय तक मिलेगी, जी। उतने पैसे अमर मैं आपको सिंह जी दे तो दूंगा। बहुत अमर सिंह जी के पास पैसे की कमी बहुत नहीं थी। जी, और राज बब्बर जी के बारे में बताया कि इनको पहचानते हो, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं पहचानता हूँ, राज मैंने बब्बर साहब। मैंने इनका फिल्म देखा है। जी, खैर वो बात हो गई। जी। वो अखिलेश तो जी, उन्होंने पूछा नहीं कौन-सी फ़िल्म देखी? नहीं, वो तो सभी जानते थे कि जी। उनकी जो एक फ़िल्म सबसे ज़्यादा उस वक़्त पॉपुलर हुई थी। जो जिनके लिए उनको आज तक क्लोन किया जाता है। हाँ, जो जी, मतलब, तो ख़ैर वो बातचीत होती रही और जी, उसके बाद में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, उन्होंने तुरंत कहा, जी, अखिलेश जी भी थे, उनको कहा जी, कि भोजन जो है हमारा, इनका अरेंजमेंट गेस्ट हाउस में कराइए और जी, भोजन वगैरह की व्यवस्था करिए, जी, और एक भोजन की भी व्यवस्था करी। लेकिन मेरा कोई रुझान जी। जो है वो राजनीति की तरफ नहीं था। उस समय वो मायावती जी वाला गेस्ट हाउस कांड हो चुका था या नहीं हुआ था? तब शायद नहीं हुआ था, अच्छा, उसके बाद हुआ होगा। जी, नहीं अन्यथा आप भी डर से गेस्ट हाउस हाँ, जाते नहीं, गेस्ट हाउस थे। का तो नहीं था, लेकिन उनका जो महल या उनका जो जी, घर बना है, उसमें कई गेस्ट हाउस, उन्होंने बड़ा मकान है, जी, जी, जी। तो बना रखे हैं, तो हुँ, उनका पर्सनल गेस्ट हाउस था, भोजन वगैरह। जी, और उन्होंने कहा सामान मंगा लेते हैं, जी, वहाँ से होटल से, यहीं रुकिए। जी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सरकारी दौरे पर हूँ और मेरे पास बैंक मुझे देता है रहने ठहरने का। जी, 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 तो उन्होंने फिर मुझे छुड़वाया भी, और जी, मतलब इस तरीके से उनका मेरा पहला इंटरेक्शन था। जी, एंड आई वाज़ हाइली इम्प्रेस्ड कि भाई, मैं तो बैंक का अधिकारी, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस तरह आपका उन्होंने व्यक्तित्व स्वागत सत्कार किया जी, और एक ऑफ़र भी किया, जी, लेकिन वो ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट जी, नहीं किया, क्योंकि जी, मेरा अपना ये रुझान है कि मुझे नेतागिरी का जो काम है, जी, बहुत अच्छा है, और मेरे अपने हिसाब से जी, कि ये वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, और नहीं खाया वो भी पछताया। जी। समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अलावा आपने मुंबई में भी बहुत समय तक सेवाएँ दी। मुंबई में हाँ रहे, वहाँ पर प्रधान आपने कार्यालय में जी, हाँ। तो मुंबई में तो आपने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत ही भेदभाव के साथ वहाँ पर जो एक बोली महाराष्ट्र बोली भाषा है और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, एक हमेशा वैमनस्यता बनी रहती है। उस समय तो बाला साहब ठाकरे का भी दौर रहा था। तो कोई वहाँ का अनुभव बताइए कि कठिनाई नहीं हुई या हुई, कैसे हुई, क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि ये आप खाली महाराष्ट्र को नहीं कहेंगे, जी, जब आप साउथ में जाएँगे, जी, जैसे तमिलनाडु में जाएँगे, हुँ,
तो वहाँ एक जमाने में हिंदी आंदोलन, हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलाया था उन लोगों ने। जी ऐसे जब कहीं भी रीजनल जगह पर जाएंगे जी तो रीजनल जगह पर वहाँ का जो लोकल है उसका वर्चस्व रहता है। जी और रहना भी चाहिए। और जो दूसरे लोग बाहर से जो आए हैं जी उनके प्रति एक अलग सी भावना रहती है। जी मैं जब वहाँ गया, जब मैं हेड ऑफिस में, मेरा प्रधान कार्यालय है, वहाँ पोस्टिंग हुई, जी तो मैं वहाँ भी काफ़ी उन लोगों से मिला। मेरा अपना ये मानना है कि अपना एटीट्यूड सही होना चाहिए, जी अपना व्यवहार सही होना चाहिए। जी जहाँ पर देखिए कहा गया है ना कि जहाँ बसों सोई सुंदर देशु क्या और बात, जो प्रतिपालय सोई नरेशु। क्या बात। मैंने जिस जगह भी गया हम्म, उसको अपना देश मान लिया, जिससे मिला उसको अपना मान लिया। जी और जब आप अपना मान लेंगे तो आपसे वैमनस्यता नहीं करेगा, जी करेगा भी तो उस हद तक नहीं करेगा जी। जिस हद तक उसको और करनी आपको चाहिए। अनुभव भी बहुत हो चुके थे उससे पहले, तो आप तो नहीं, विदर्भ उसका में- बाला साहब ठाकरे की चूंकि आपने जिक्र जी किया, जी इसलिए मुझे एक इंस्टांस याद आता है, जी वो भी मैं आपके माध्यम से बिल्कुल बताना बिल्कुल, हम चाहूंगा। चाहेंगे, चूंकि मैं वहाँ भी एक उन- शिवाजी पार्क है, जी बहुत बड़ा पार्क है, जी है। और गणेश की वहाँ बहुत अच्छी पूजा जी। होती है, बड़ा पंडाल भी लगता गणेश विसर्जन का बहुत भव्य है। हाँ, कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होता है। जिसको मुसलमान भी बढ़ हाँ, तो वहाँ पर जो है अक्सर कार्यक्रम होते रहते हैं। तो एक हमारे मित्र थे लोकल, वहीं जी के महाराष्ट्र के थे, जी उन्होंने कहा चलिए वहाँ बाला साहब ठाकरे भी आए हुए हैं और चलिए आप चलिए। जी खैर मैं चला गया उनके साथ, जी कार्यक्रम जो हो रहा था, जी। तो उन्होंने कहा कुछ कहना तो नहीं चाहेंगे? तो मैंने कहा मुझे कौन कहने देगा, हम्म, अरे भाई मैं तो बाहर का भी हूँ फिर और मैं कोई तैयारी करके नहीं आया जी तो मैं क्या कहूँगा। जी तो कहा नहीं नहीं, कुछ कहना हो तो हमारी मतलब चलती है यहाँ लोकल की बात परिचित है, जी। और है चूंकि हम यहीं पर और रहते हैं। बाला साहब अपने कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेम भी करते थे। तो उन्होंने जा करके धीरे से उनके कान में बोल दिया जी कि 2 मिनट का टाइम दे दें, तो एक सिन्हा अधिकारी हैं, वो 2 शब्द कहना चाहते हैं। जी तो उन्होंने कहा बुला लीजिए। खैर मैं गया, मैंने प्रणाम किया, हम्म, माइक उन्होंने मुझे दिया, जी और मैंने कहा कि बम्बई नगरी, जी यहाँ लक्ष्मी की नगरी, क्या बात। लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो सड़क के ऊपर पैसा बहता है, जी और ये सत्य भी है, जी लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये सत्य क्यों है। तो ये सत्य इसलिए है क्योंकि आप गणेश जी की पूजा करते हैं। क्या बात। अब गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसमें क्या बात है, गणेश जी की तो पूजा काफी लोग करते हैं, जी और फिर गणेश की पूजा में है क्या। जी तो मैंने गणेश जो है वो सबसे पहले इसलिए पूजे जाते हैं जी कि जब ये हुआ कि जो देवता सबसे पहले जी तीनों लोगों का परिक्रमा कर लेगा जी वो पहले पूजा जाएगा। हम्म, तो गणेश जी ने अपने माता पिता उन्हीं को शिव जी और मैया पार्वती का जी चक्र लगा लिया, और उनके मूसक के जो पैर के निशान थे वो सारे देवताओं को आगे आगे मिले, और अंत में गणेश जी विजयी हुए और गणेश जी का पूजन किया जाता है। जी अब सवाल यह है कि इससे एक शिक्षा मिलती है कि अपने माँ बाप का सम्मान करना है। जी तो मैंने कहा जो महाराष्ट्र के लोग हैं जी ये अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। अब माँ बाप के सम्मान से इतनी समृद्धि कैसे आ जाएगी। तो मैंने कोट किया रामचरितमानस को जी कि भगवान श्री राम का वनवास होता है, हम्म, जिस दिन राज तिलक होना था वनवास हो जाता है, अपनी माता से मिलते हैं, जी माँ कौशल्या के चरणों को स्पर्श करते हैं, जी माता की आंखों में आंसू, हम्म, माँ कहती है कि राजमहल का पला बच्चा, जी साथ में ये बहू, जी जंगल, न सोने की जगह न खाने की जगह। जी माँ कहती है बेटा मेरा दिल नहीं करता, कहाँ जा रहा है, हम्म, छोड़ दे। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। जी राम जी ने क्या जवाब दिया, वो जवाब देखिए। उन्होंने, कहते हैं मैया कौशल्या से कहते हैं, जी ठीक है ना, कि चारि पदार्थ करतल ताके, जी प्रिय प्रीतमातु प्राण सम जाके। जी जिसको अपना माँ बाप प्राणों से ज्यादा प्यारा है, जी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उसकी मुट्ठी में है। जी पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। जी मतलब चारों पदार्थ ही मुट्ठी में है, और मेरे प्रेम और मेरे सम्मान जो आपके प्रति और पिता के प्रति है जी उसमें कहाँ कमी रह गई माँ, जो आप कहती हैं कि तू जंगल जा रहा वहां परेशान होगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितमातु प्राण समझा के। जी मुझे तो आप और मेरे पिता प्राणों से ज्यादा प्रिय। तो आप
ये देखिए, वो अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, इसलिए चारों पदार्थ मुट्ठी में है। माँ बाप को प्यार गणेश जी करते हैं, इसलिए चारों पदार्थ मुट्ठी में, वो सर्वश्रेष्ठ देवता है। और महाराष्ट्र में उनकी पूजा होती है, इसलिए हर मराठी उनको प्यार करता है जी। इसलिए मराठी में समृद्धता है, इसलिए बम्बई समृद्धशाली। क्या बात है। ये बात जब मैंने वहां कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार शायद ठाकरे साहब ने हमारे बारे बाला साहब ठाकरे ने जी। हमारे बारे में कहा कि बहुत अच्छा। बोले बाहर का है, भैया है जी। उत्तर प्रदेश से। कहाँ से है? मैंने कहा यूपी से है। जी, जी, जी। बोले तू बहुत अच्छा बोला, मेरे को मिलना। तो ये चीज जो आपने बताया, इंटरेक्शन की बात करी, तो दैट वाज द डे व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम। और उसके बाद में वो इस दुनिया में अब नहीं है, बट ही वाज ए वेरी नाइस पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो खाली मराठियों के लिए थे, वो संपूर्ण हिंदू सम्राट थे, बिल्कुल कहा जाता है। और उन्होंने जो है शिवाजी महाराज और उन लोगों की वजह से जो है महाराष्ट्र के आगे जो है यवन अपने समय में नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल। और नतीजा ये है कि आज भी साउथ की जो कलाकृतियां हैं और मंदिर हैं वो सुरक्षित है, वहाँ की संस्कृति सुरक्षित है। बिल्कुल। जितनी संस्कृति हमारे यहाँ जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन अभी साउथ में शायद कम आया है या नहीं आया है। जी। तो ये ठाकरे साहब का इंटरेक्शन जो जीवन में मुझे मिला, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। सर, एक बार आपने बताया था कि जब आप 11th में थे उस समय आप बीमार हुए, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, तमाम इलाज किया गया। तो जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मैं नोट कर रहा था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने नोट की, आप पोएट भी हैं और बहुत बड़े स्तर के पोएट हैं। आपकी वो कविता थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जब आप एक कार्यक्रम के दौरान, जब एक फ्लाइट के दौरान जब आप बता रहे थे, तो वो उसके बारे में थोड़ा, वो कविता भी हम चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना वो किया। और अटल जी के साथ जो आप मुलाकात हुई उसके बारे में भी बताइए। देखिए, हमारे नवाड के एक साथी हैं श्री रंजीत राय जी, तो वो भी साथ में गवाह भी थे जी। वो हुआ यूँ था कि वो दिल्ली से लखनऊ फ्लाइट जा रही थी जी। तो मैंने उनके पैर छुए, जी। क्योंकि वो बड़े और पहले से भी एक आध बार मेरी उनके इंटरेक्शंस हो चुके थे, जी। और मैं उनका बड़ा कायल। जी। वो हमेशा अमर रहेंगे, मैं ये कहूँगा, जी। अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी अपनी वाणी। पर्सनालिटी के माध्यम से, जी। अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपनी सहजता, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, जी। जो भी उनके लिए शब्द नहीं है। जी। नतीजा ये हुआ कि वो जो है, मुझे शायद उन्होंने कहा, जी। देखा, और जब पैर आदमी छूता तो आशीर्वाद तो देता ही है, बेटा कैसे हो? मैंने ठीक। और उसके बाद में फिर मेरी उनकी बातचीत हुई, तो मैंने उनको, जैसे वो तो एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएंगे, मैं तो इकोनॉमी में चलता था, लेकिन वॉशरूम के बहाने में उनके पास एक आध बार और चेहरा दिखाया, तो उन्होंने कहा, कहाँ बैठे हो? मैंने कहा, तो पीछे बैठा हूँ। बोले, बैठो ना, 2 मिनट बैठो। मैं बैठ गया। मैंने कहा, आपकी 51 कविताओं वाली जो पुस्तक है, मैंने सर पढ़ी है, और आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने सहज पूछ दिया, तुम भी लिखते हो क्या? हर कोई पूछ लेता है। हाँ, पूछ लेता है कि कवि हो क्या? जी। मैंने कहा, मैं कवि तो नहीं हूँ, पर लिखता हूँ। जी। कहने लगे, लिखते हो तो सुनाओ। जी। तो मैंने कहा कि थोड़ा ही समय था, क्योंकि फ्लाइट तो 50 मिनट की, और उसमें भी बीच में आप हाँ, बीच में मिला हूँ। तो मैंने उनकी पहला जो अंतरा उनको मैंने सुनाया, वो मैंने तब लिखा था जब मेरी लगभग मृत्यु हो गई थी, और मैं दोबारा भगवान की कृपा से जीवित हुआ था। वो कविता कुछ इस तरह से थी कि ललकार मृत्यु से ये कह दो, वो मुझे बुलावा मत भेजे। क्या बात। कर्तव्य पूर्ण हो जाने पर आवाहन स्वयं मैं कर लूंगा। कर्तव्य पूर्ण हो जाने पर आवाहन स्वयं मैं कर लूंगा। मेरी श्वासों का अंक गणित केवल उनके है पास नहीं, संभवतः मेरी संस्कृति का जाना उसने इतिहास नहीं। 100 बार काल के जबड़े से मैं खींच जिंदगी लाया हूँ, फिर भी मेरे पौरुष पर आता उसको विश्वास नहीं। कह दो भय संशय अविश्वास के काल दूत वह मत भेजे, कर्तव्य पूर्ण हो जाने पर आवाहन स्वयं मैं कर लूंगा। और ये कविता जब मैंने, तो कविता काफी बड़ी है, मैं बड़ी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन दर्शकों को हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन जब मैंने ये कविता उनको कही तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा, अच्छी लिखते हो? मैंने कहा, नहीं, अच्छी नहीं लिखता हूँ,
बहुत अच्छी लेकिन लिखी। थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। जी। बहुत खुश हुए, फिर उन्होंने भी अपनी कविताएं कुछ बताई। जी। और मैंने क्योंकि वो तो सच में बहुत बड़ा व्यक्तित्व था उनका, जी। और उनके मेरा कोई कंपैरिजन या मैं कोई कवि भी नहीं हूँ, जी। लेकिन हाँ, लिखने का थोड़ा बहुत शौक किसी जमाने में था। गोलू चालीसा आपने लिखी है, साईं जी के ऊपर आपने लिखी है, तमाम किताबें आपने लिखी है, अभी रिसेंटली वाराही चालीसा आपने बड़ा ही लिखी लिखा है, गजानन चालीसा, है, और मतलब बहुत सारे लिखे। आप बहुत उच्च स्तरीय कवि, पूरे हाँ, देश के लेकिन बड़े-बड़े कवि आपको सम्मान देते हैं। लेकिन उसमें जब चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे ये भी एक चीज और इंस्टेंस याद आ गया। जी। मैं जब रिजर्व बैंक कानपुर में था, जी। तो मैं छोटी मोटी कविताएं करता था और आशु कवि कहलाता था। आंसू कवि, बहुत मतलब कम जो आंसू कवि में जो हमारे मतलब दर्शकों को मैं आंसू कवि जो तत्काल किसी भी विषय पर कविता रचने की वो भी एक जिसमें लय, गति और तरन्नुम जो भी हम उसके मानक होते हैं, पूरे होते हैं, उसको आंसू कवि कहा जाता है। जी सर। तो मुझे भी थोड़ा शौक था, नया नया उम्र था, कम उम्र था, जी। तो मैं कहीं कवि सम्मेलन होता था तो मैं भाग करके जरूर जाने की कोशिश करता था। जी। शैल चतुर्वेदी जी उसको बिल्कुल। कर रहे थे, जी। एंकर थे, और वहां पर जो चीफ गेस्ट थे जी। वो चंदू बाबू कहलाते हैं। जी। वो चंदू बाबू जो है एमएलसी थे वहाँ, जी। डीएवी डिग्री कॉलेज उन्हीं का है, जी। उसके संस्थापक थे। ये उत्तर प्रदेश और ये कानपुर की बात, कानपुर की बात। और मैं कानपुर में पोस्टेड था, जी। तो मैं भी बैठ गया। जी। तो जब मैं बैठा तो आगे कोशिश करता था कि आगे बैठूं, जी। लिहाजा क्यों पाए? जी। लेकिन मैं आगे ही बैठा, कोशिश करके आगे बैठा। जी। तो शैल बाबू को जानते थे, एक आध बार और इंटरेक्शन हो गया था, जी। तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए, जी। तो कहे कि बैठो बैठो बेटा बैठो। जी। चंदू बाबू लेट हो गए, जी। काफी लेट हो गए, जी। और ये था कि उद्घाटन जब होगा तब कविता शुरू होगी, जी। क्योंकि जो चीफ गेस्ट है जब तक आएगा नहीं तो कैसे होगा। जी। अब जब आए तो उनसे कुछ कहते इसके पहले उन्होंने सीधा कह दिया, ट्रैफिक में फंस गया था तो लेट हो गया, जी। और दीपक जला दिया और कहा शुरू करिए, वैसे ही काफी लेट है, जी। शुरू करिए। अब शुरू करिए में ये हुआ कि हमारी तरफ चतुर्वेदी जी ने देखा और कहा कि आज कवि हैं, यंग हैं, जी। शिव कुमार जी को आमंत्रित करूंगा जी। कि 2 पंक्तियां जी। कहें। अब उनका तो यही था इशारा जी। कि ट्रैफिक में फंस गए हैं तो कुछ ट्रैफिक पे बोलेंगे। जी। 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 मैं गया, माइक पकड़ा, प्रणाम किया, जी। और मैंने कुछ लिखा भी नहीं, जी। कलम भी नहीं, कागज भी नहीं, जी। समय भी नहीं, क्योंकि तुरंत आप बोल देंगे तो क्या लिखेगा आदमी। जी। तो मैंने जाते ही माइक पकड़ा और कविता शुरू की। जी। कानपुर ए महानगर, हर सज्जन तुझसे डरता है, और यातायात नियम का पालन करने वाला मरता है। और ये फैक्ट था, बिल्कुल। यातायात नियम का पालन करने वाला मरता है। जी। नाम मात्र को ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे पर मौजूद, देख भयंकर ट्रैफिक अपने आंख कान लेती है मूंद, जी। कहती मरो और साथी को मारो, जौहर खूब दिखाओ, चौराहा मैखाना समझो, पियो और पिलवाओ। क्या बात। आगे जी। उन्हीं दिनों किरण बेदी जी को तिहाड़ जेल भेज दिया था मैडम ने, जी। इंदिरा जी ने, जी। क्योंकि ट्रैफिक में उन्होंने उनकी गाड़ी रोक ली थी। बड़ा चर्चित किस्सा है, सब लोग जानते जी। हैं। जी। जी। ये लगभग उसी समय की बात है। जी। हमारे मुंह से आगे निकल गया कि कर्मठ पुलिस जनों के ऊपर नेतागण हैं हावी, और भारत के इस प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खराबी। आपने बहुत अच्छा लिखा। और अब जैसे ही मैंने कहा जी। तो चतुर्वेदी जी ने मुझे घूर के देखा कि भाई चंदू बाबू भी एमएलसी हैं, जी। और भी नेता लोग आए हैं, जी। तो उन्होंने धीरे से मुझे इशारा किया जी। कि क्या पढ़ रहे हो। जी। कहा तो नहीं, क्योंकि कह नहीं सकते थे, जी। जी। माइक था हमारे साथ, जी। लेकिन मैं उनका इशारा समझ गया। हम्म। मैंने कहा दोष नहीं इन नेताओं का, नेता किसने बनाया, जी। और हुआ इलेक्शन, आगे बढ़कर हमने मुहर लगाया। क्या बात है। और उसके बाद कविता समाप्त हुई। तो इस तरीके से एक जमाने में आंसू कवि जी। करने का या कविता करने का मुझे थोड़ा सा शौक चढ़ा, जी। लेकिन अब वो शौक शौक ही रह गया। जी, शौक तो आपने पूरे कर लिए सारे। तो अभी आप लंदन में रहते हैं, हमें थोड़ा लंदन के बारे में बताइए कि किस तरीके का वहाँ का परिवेश है और कैसा वहाँ का वातावरण है, थोड़ा सा हम। देखिए, लंदन एक काम सिटी है, जी। शांत सिटी शहर है, जी। और वहाँ पर डिसिप्लिन, जी। जो अच्छाइयाँ थी हमारी, जी। सनातन धर्म में हमारे सनातन धर्म की, हमारे जो संस्कार थे उसमें बहुत सारे संस्कार उन्होंने अडॉप्ट किए, जी। जो हमारे यहाँ हमने खो दिए। जी। जैसे पहला मैं आपको इंस्टांस देता हूँ, जी। मैं ट्यूब में चढ़ा या मैं बस में चढ़ा, जी।
यद्यपि वहाँ ये नहीं लिखा कि रिजर्व फॉर सीनियर सिटीजन इज फॉर लेडीज, जी पर मेरी उम्र देख करके एक यंग बच्चा या बच्ची खड़े हो जाते हैं, सर दिस इज योर सीट, जी कम एंड सिट हियर। ये अदब, बिल्कुल। ये हमारे यहाँ अदब कैसा है आप जानते गर्दन पकड़ देंगे। हैं। धक्का मार देते हैं कि भाई बुजुर्ग आदमी है तो इसको चढ़ क्यों रहा है, जी घर में बैठो। कह भी देते हैं कि जी। चचा घर में बैठो, क्या जरूरत है, भीड़ बहुत है। जी एक दूसरी चीज डिसिप्लिन, तीसरी चीज पंक्चुअलिटी, जी समय समय है। अगर हमने कई बार ऐसा देखा कि किसी के यहाँ मिलने गए, जी अगर उसने 10 बजे का समय दिया है जी या शाम को 5 बजे का समय दिया है, जी हम 4:50 पर भी गए तो 10 मिनट हमने कार में बैठ के वेट किया, जी और ठीक जैसे ही 5 बजा वो वेलकम के लिए तैयार है। जी मतलब एक एक सेकंड की पंक्चुअलिटी, जी वो पंक्चुअलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी हमारे यहाँ वो पंक्चुअलिटी है क्या, जी आप बेहतर जानते हैं या दर्शक बेहतर जानते हैं। जी। तो दूसरी चीज पंक्चुअलिटी। आज आप भी बेहतर जान रहे हैं, 1.5 घंटे इंतजार करा दिया नहीं आपको। नहीं कोई नहीं, जी। उसका नहीं, लेकिन डिसिप्लिन जी जो, देखिए ट्रैफिक रूल सब जगह, जी लेकिन जो वहां पर डिसिप्लिन है वो यहाँ नहीं। बिल्कुल। अनुशासन, जी सभी, कोई जबरदस्ती नहीं है, जी मतलब पेशेंस। सामने गाड़ी आ रही, सकरा रास्ता है, जी हमारी भी गाड़ी है, जी दोनों प्रयास करते हैं कि हम कहीं पर ऐसी जगह गाड़ी लगा लें जी कि सामने वाला निकल जाए। जी और ये चीज हमारे यहाँ तो सामने आके खड़ा कर देता और लड़ना शुरू करता, तू बैक कर मैं बैक करूंगा। जी तो ये बहुत सारी चीजें, हम जब वहाँ लंदन में रहते हैं और पीसफुल, जी। ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है। जी और पर्यावरण AQI के पर या बारे में एक बोलिए। AQI तो मतलब वहाँ का 10 भी नहीं पहुंचता है। हमेशा लंदन का जो कहते हैं बेस्ट जो है, जी 0 से 50 बेस्ट में आता है, जी। वो बेस्ट ही AQI वहाँ रहता है। तो और हमारे यहाँ राजधानी दिल्ली का लगभग क्या है? दिल्ली आप का दिल्ली में रह तो के आए थे नहीं, दिल्ली तो जानते हैं 300 400 300 से ऊपर, मतलब हैजर्ड उसको बोलते हैं। जी जी जो अगर आप AQI का विश्लेषण करें जी तो 0 से 50, 50 से 100, फिर उसके Actually, 150, 200, फिर 300, 350, जी 350 से ऊपर हैजर्ड। जी तो जो वहाँ पॉल्यूशन है वो हैजर्ड है। और वहाँ पर मतलब अब जैसे अगर देहरादून देखें, देहरादून भी मॉडरेट कहते हैं, जी यहाँ भी ज्यादातर मॉडरेट रहता है। जी लेकिन प्रश्न ये है कि अब पॉल्यूशन पर हम विस्तार से बात नहीं, बेहतर दर्शक लोग बेहतर जानते हैं कि उसके बहुत सारे कारण हैं जी पॉल्यूशन के। और एक पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है कि हम जो सांस ले रहे हैं, बिल्कुल। जो इनहेल कर रहे हैं, प्राणवायु कहते हैं इसको। प्राणवायु, तो जब प्राणवायु शुद्ध नहीं है तो हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? बिल्कुल। हमारा जीवन कैसे, लोग लॉन्गेविटी की बात करते हैं, वहाँ 100 साल जीते हैं, 80 साल 90 साल जीते हैं। दिल्ली हम की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो कहती हैं कि कूड़े के पहाड़ के पास हमारे मंत्री जाते हैं और कहते हैं कि तुझे जाना पड़ेगा, तो कूड़ा ऐसे वहां पे जाएगा, और AQI को कह रही है कि टेम्परेचर होता है ये हम घटा देंगे पानी छिड़काव करके। तो ये सबका अलग क्या अलग सिद्धांत है, बहुत सारे क्या इससे देश राजनीतिक। में, हमारे देश का प्रदूषण कम हो सकता है? आप तो वहां रहते हैं देखिए विदेश में, वहाँ प्रदूषण, इससे कम अगर करते हैं? अगर आप प्रदूषण कर रहे हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं, जी तो दो ही चीज से प्रदूषण कम होता है। जी अधिक वृक्षारोपण, जी क्योंकि आप देखिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वृक्ष से ही आती है ना। जी तो जब पौधे हम काट करके जी और जगह जगह पहाड़ बना देंगे, जी कॉलोनी बना देंगे, और पहाड़ रिहायशी बना देंगे, जी तो कैसे होगा? अगर कूड़े का प्रॉपर हम निस्तारण नहीं करते जी जो होना चाहिए। जी और वो हर चीज में फिर यही कहता हूँ जी। कि सब चीज हम सरकार पर भी नहीं डाल मैं सकते। सर एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ। जी बहुत सारी चीजें, राजनीतिक विषय अपनी जगह हैं, बहुत सारी चीजें इस समय देश में एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है, सेब अरावली। बड़े बड़े विद्वान अपनी राय दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहा है, कोई दुख व्यक्त कर रहा है। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आप पूरी दुनिया में गिने चुने जो विद्वान हैं उनमें आपका नाम शामिल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अरावली को विध्वंस करने से अगर देश डेवलप होगा? अगर होगा भी तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना? देखिए अपना देश बहुत बड़ा है। जी एक अरावली के अगर आप उसको बचाएं, जी सेव अरावली, और देश डेवलप हो जाएगा, जी मेरे अपने हिसाब से ये कहना उचित नहीं होगा। जी हम तो ये कहते हैं जो प्राकृतिक संपदा है, जी चाहे वो पर्वत हो, चाहे नदी हो, जी चाहे जंगल हो, जी जो भी प्राकृतिक संपदा है, जी चाहे जीव जंतु हो, जी उनके संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक सोचना चाहिए, जी विस्तार से। और खाली सरकार को नहीं, हमको, आपको, सबको सोचना चाहिए। जी जितनी भी जनता है, जब तक वो जागरूक नहीं होगी, जी जब तक वो इसके बारे में नहीं सोचेगी जी कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, जी जब तक वो पॉलीथीन को फेंकती रहेगी, जी जब तक, अब लोग कहते हैं भाई पॉलीथीन फ्री, बहुत सारे शहर हैं जो पॉलीथीन फ्री हो गए, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, जी ठीक है ना। जी अब बैग कहते हैं अपना बैग लेकर के आओ, जी
बड़े बड़ी संस्थाओं ने बैग बेचना शुरू कर दिया, कपड़े जी। के और ये सब जी। कागज के। जी। लेकिन संस्थाओं से नहीं होगा जब तक हमारा इनर नहीं जगता है जी। कि हमें पर्यावरण बचाना है। जी। पर्यावरण एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और पर्यावरण अगर बचेगा जी। तो हम सब बचेंगे, बिल्कुल। क्योंकि वायु, और अगर हम सब बचेंगे तो जी। देश बचेगा, मैं और और अरावली भी बचेगी, जी। अपने आप बचेगी। जी। जब हम प्राकृतिक संपदा में ही अरावली भी आती है। जी। ऐसा तो है नहीं कि प्राकृतिक संपदा से अलग चीज है। जी। तो कोई भी बचाना है जी। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें सबको, जी। आपकी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे दर्शक हैं, जी। हमारे जो भाई हैं, जी। सबको क्षण भर के लिए सोचना पड़ेगा। सर फिर लंदन पहुँच जाते हैं इसके ऊपर, चूँकि हमारे देश में जितने विषय हैं, हर विषय के एक्सपर्ट जो होते हैं, प्रोफ़ेसरों से मैं मिलता हूँ, इतिहासकारों से मैं मिलता हूँ, आपके ज़्यादातर परिचित लोग होते हैं और वो कहते हैं कि इस विषय में हमसे बेहतर डॉक्टर सिन्हा जानते हैं। तो डॉक्टर सिन्हा साहब के साथ हम इतिहास के ऊपर, अर्थशास्त्र के ऊपर, भूगोल के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, बाइबिल के ऊपर, पुराण के ऊपर अलग-अलग सेगमेंट में पॉडकास्ट फिर भविष्य में हम ज़रूर करेंगे। अभी मैं लंदन जाके वर्तमान में पूरी दुनिया एक और संकट से जूझ रही है। पहले पश्चिम के लोग उससे जूझ रहे थे, अब भारत उससे जूझने वाला है। वो है कि विवाह को लेके एक कॉन्सेप्ट, विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप। ये लंदन में किस तरीके से आप देखते हैं? वहाँ पे कैसा माहौल है? पहले वहाँ पे आप थोड़ा-सा बताइए। देखिए, लंदन जो है, वहाँ का, पहले आप वहाँ के बच्चों का समझिए, जी। क्योंकि कहीं किसी भी कंट्री का माहौल जो है वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है, जी। और जनसंख्या निर्भर करती है कि बच्चे कैसे, जी। जनरेशन कैसी, जी। बच्चा पैदा कैसे किया। जी। देखिए, हमारे तो 16 संस्कार हैं, जी। और उसमें गर्भाधान संस्कार भी है, जी। तो हम उतना पहले नहीं जाते हैं उस पर। जी। हम खाली ये बता रहे हैं आपको कि बच्चा कैसे पैदा होता है वहाँ, जी। और बच्चे के प्रारंभिक संस्कार क्या होते हैं। जी। प्रारंभिक संस्कार, बच्चे की जिस तरह से पढ़ाई होती है वहाँ पर, जी। जिस तरह से सारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जी। गवर्नमेंट स्कूल बहुत हैं, जी। प्राइवेट इक्का दुक्का है और बहुत महंगे हैं, जी। लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादातर स्कूल सरकार के हैं। जी। लेकिन वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं और हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जी। उनका कोई तुलना नहीं है। क्यों तुलना नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। जो वहाँ का डेडिकेशन है टीचर्स का, हुँ। जब तक कोई भी व्यक्ति हो, हुँ। चाहे वो टीचर हो या वो कोई भी कार्य करने वाला हो, जी। जब तक जिस संस्था में हम काम करते हैं, जी। उस संस्था को अपना मंदिर नहीं मानते, जी। जब तक उसको पूजा स्थली नहीं मानते, जी। और जब तक उसके प्रति हम स्वयं नहीं सोचते हैं जी। कि हम जहाँ आए हैं वहाँ 100% देकर जाए, जी। तब तक वो संस्था में पूरा अपना योगदान नहीं होगा और वो संस्था अच्छे से नहीं चल पाएगी। जी। लंदन में हमने देखा है कि वहाँ की पढ़ाई का स्तर बहुत ऊपर है। जी। ऊपर इन दी सेंस कि पहले क्लास में मेरी पोती पढ़ती है, जी। अभी उसका एडमिशन हुआ। पहले वो जो है वो नर्सरी में जाती थी, जी। प्राइवेट नर्सरी में, जी। अब वहाँ पर उसका एडमिशन हो गया। जी। अभी से डेली जी। व्हाट्सएप के ऊपर जी। उसके पेरेंट्स के पास होमवर्क आता है। जी। होमवर्क का अलग से वो क्या करना है, उसको एक्टिविटी कराना, मतलब पूरा उसका सर्वांगीण विकास का प्रयास अभी से विद्यालय की तरफ प्रारंभ से। हो गया। जी। अब जब सर्वांगीण विकास अभी से प्रारंभ हो जाएगा, हुँ। 4 साल के बच्चे को, हुँ। 4.5 साल के बच्चे को, हुँ। तो जब वो 18 साल तक पहुंचेगा, हुँ। तब तक वो पूर्ण रूपेण विकसित हो जाएगा, हुँ। क्योंकि उसको हर तरह के बारे में स्कूल में पढ़ाया गया। जिन बच्चों के साथ में रहती है या रहते हैं बच्चे, हुँ। उनका इन्वायरमेंट, पेरेंट्स का इन्वायरमेंट, पेरेंट कहाँ रहते हैं, हुँ। किस तरीके से, घर का माहौल क्या है, समाज का माहौल क्या है, सारी चीजें। और 18 साल के होते होते वहाँ का हर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हुँ। कारण यह है कि गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। जी। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो गवर्नमेंट आपको आगे अपने पैसे से पढ़ाएगी, जी। गवर्नमेंट आपको लोन दिलवाएगी, जी। घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, जी। उन्हें फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गए। अब जब फुल्ली इंडिपेंडेंट आप है और पेरेंट्स से अलग हो गए, हुँ। कारण यह है कि हमारा तो ये है कि हम 100 साल तक अपने बच्चे को चाहते हैं कि ऐसा उसको समझ ट्रीट करते हैं जी। जैसे वो अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। जी। जी। मतलब क्षमा करिएगा, सत्य और बात है। दर्शक भी क्षमा करेंगे, जी। प्रेम अलग चीज है, जी। लेकिन हम उस पर भरोसा ही नहीं करते। जी। अगर वो गया, हुँ। मार्केट गया जी। और आधा घंटा लेट हो गया, तो हमें लगता है कि कुछ हो गया। बिल्कुल।
हम उसको 10 बार डिस्टर्ब करेंगे फोन करके। जी करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते तो ये प्रेम नहीं है, ये अटैचमेंट है, ये बंधन मोह, है। ये बंधन है, ये मोह है। जी और कभी कभी वो भी इरिटेट होता है ज्यादातर। कि भाई बार बार क्यों फोन कर रहे हैं, मैं गया हूँ अपने आप, आज बच्चा थोड़ी हूँ। अगर हम अपने किसी बच्चे को कहीं भेजते हैं तो कहते हैं साथ में जाओ, लड़का है लड़की है, वहां पर ये सब कुछ नहीं है, जी क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। अब एक बार इंडिपेंडेंट हो गया जी। तो हम आपके विषय पर आते हैं फिर मैरिज के जी या लिविंग रिलेशन के। जी अब हम इंडिपेंडेंट हैं, जी पूरी तरीके से आर्थिक रूप से सक्षम हैं, जी अपने पैरों पर खड़े हैं, अपनी रोटी रोजी खुद कमा रहे हैं। जी अब निर्णय लेने का और न लेने का भी हमारा अपना अधिकार है, जी क्योंकि हम पेरेंट्स के डिपेंडेंट नहीं है जी और पेरेंट्स से अलग भी रह रहे हैं। जी अब प्रश्न इस बात का उठता है कि पाश्चात्य सभ्यता है। जी पाश्चात्य सभ्यता का मतलब ये है कि उनको वहां तक पहुंचते पहुंचते स्कूल में भी पढ़ा दिया गया, जैसे सेक्स एजुकेशन पढ़ा दी गई, जी उनको कंपेनियनशिप पढ़ा दी गई, जी उनके यहाँ एक अलग तरीके का, मतलब उन्हें बता दिया गया। अब हमारी बच्चे जो 4 साल के 5 साल के हैं, 6 साल के बच्चे हैं, जी लड़के लड़कियां, जी उनको मालूम है प्राइवेट ऑर्गन क्या है। जी आप समझ रहे हैं ना? जी उस स्थिति से जब वहां तक पहुंचेंगे 18 साल तक, जी डेफिनेटली उनके सोच अलग है। बिल्कुल। अब दो चीजें अलग अलग हैं, एक तो है वर्जिनिटी और एक है मैरिज। जी वर्जिनिटी का कंसेप्ट मेरे अपने हिसाब से, जहां तक मैंने अनुभव किया और इंटरेक्शन Absorb- किए हैं, जी वर्जिनिटी का कंसेप्ट उनके यहाँ नहीं है। जी हमारे यहाँ भी, मतलब दर्शक क्षमा करेंगे, जी वर्जिनिटी का कंसेप्ट तो है, जी लेकिन है या नहीं है जी ये दर्शक बेहतर हमसे जानते हैं। जी लेकिन उनके यहाँ ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हमारी आपकी फ्रेंडशिप है, जी हमारे आपके विचार मिलते हैं, जी तो हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जी हम अपनी मर्जी से और आप अपनी मर्जी से। हालांकि कानून बन चुके हैं हमारे यहाँ भी, जी कि ठीक है 18 साल से ऊपर बालिग है तो जी उसकी चॉइस है, जी लेकिन वहां पर ये कानून है या नहीं वो बात छोड़ दीजिए, वहां पर तो आराम से और फिट, संस्कार उनके अपने। हाँ, संस्कारी के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। जी और उसके बाद में जब एक एज आती है, जी वो समझते हैं कि भाई ठीक है अब हमारी उम्र आ गई, हम 30 के हो गए, 28 के हो गए, जी नाउ दिस इज द एज, और ये बंदा सही है, जी इसके साथ हम बहुत समय तक समझ चुके हैं, जी उसके साथ शादी कर लेते हैं। और शादी उनकी कोर्ट मैरिज और अदरवाइज लेट इट गो। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, जी वो ऐसा कुछ नहीं है। जी लेकिन हमारे यहाँ की तरह बंधन नहीं है। उनका शादी या अन्य धर्मों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जी कौन। हमारा 7 जन्म का है। जी हम कहते हैं 7 जन्म 7 फेरे लेते हैं, भले लॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड। हाँ लॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड। जी लेकिन अभी जो स्थिति बनती है, जी आप देखिए कि शादी, जब हम अपने ग्रंथों को अगर उठा लीजिए, जी उसको देखिए, हमारे भारतवर्ष में भी लोग लिविंग रिलेशन में, जी अब देखिए जो जैसे रहने लगा, अब जी वो कहता मैं एडवांस हूँ, किसी से बात करो कहता है आप ऑर्थोडॉक्स हैं और मैं एडवांस हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे रह रहे हैं, आपसे क्या मतलब। बातें एडवांस की बिल्कुल नहीं इसके है, ऊपर बिल्कुल बात चर्चा यह है, करेंगे। बात संस्कारों की है। जी हमारे संस्कार राम से आते हैं। जी भगवान राम की मैरिज हुई, जी भगवान राम मैया सीता के साथ कैसे रह रहे थे, जी कितना समर्पण था, जी वो चीज हमको देखनी होगी। जी ठीक है ना? जी हमें कृष्ण के जीवन को देखना होगा। जी कुछ लोग उसको लोगों को बताते हैं कि भाई कृष्ण की इतनी पत्नियां थी, ये सब। जी भाई वो अध्ययन ध्यान से करिए ना, जी पुराण को पढ़िए ना, जी कि वो पत्नियां नहीं, वो तो ऐसे लोग थे, जी ऐसे बच्चे थे जी जिनको किसी ने अपने पास गुलामी में रखा था, जी और उन्होंने कहा समाज में जाएंगे कोई हमको नहीं मानेगा, जी कौन हमको रखेगा। हम्म, तो भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। जी और जहां पर भगवान की बात आती है, कृष्ण की बात आती है, राम की बात आती है, अवतार की बात आती है, जी हमारा देश तो धार्मिक देश है ना, जी हम तो इसलिए तो इसको धार्मिक कहते हैं ना, इसलिए अब यहाँ बैठे हैं, ये देवभूमि कहलाती है। बिल्कुल हमारा देश भारतवर्ष एक धार्मिक धर्म प्रधान देश है, बिल्कुल हमारा सनातन धर्म है, हमारा वो धर्म है, जब दुनिया में मनुष्य आया जी तो आकर उसने कौन सा धर्म का पालन किया। अब जहां पर धर्म की जब बात आती है, जी तो धर्म जो है, धर्म तो एक अलग, उसकी परिभाषा ही अलग है जी धर्म की, और उसको सीखना समझना चाहिए कि क्या है। तो हमारा जो आपने प्रश्न किया विवाह का, जी कि भाई हमारे यहाँ विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जी देखिए विवाह तो अगर नहीं करना चाहिए तो राम ने क्यों किया? जी राम ने भी तो विवाह किया। और जी जब यही प्रश्न जी शंकर जी ने उनके सामने रखा, जी शंकर जी दूसरे रूप में आए जी और उन्होंने उनसे पूछा राम से जी कि भाई क्यों विवाह कर रहे हो? जी तो राम ने कहा कि
अगर संतति को आगे बढ़ाना है, जी। अगर जनरेशन को आगे बढ़ाना है, हम्म, तो विवाह तो करना पड़ेगा। जी। विवाह करना कोई पाप नहीं है, जी। क्योंकि विवाह एक धार्मिक बंधन है, जी। एक दो आत्माओं का बंधन है। जी। उसको निभाना एक फेयर कॉन्सेप्ट कह सकते फेयर फेयर कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हैं। जी। हम concept लोगों हमें सोचना समझना पड़ेगा Yes. और शिक्षा लेनी पड़ेगी अपने धर्म ग्रंथों से। और जहाँ जहाँ समर्पण हो जाता है ना, वो विवाह लंबा चलता है, जी। उसमें फिर कहीं कोई दुराव नहीं आता है। जी। और जहाँ पर अब देखिए, अगर विवाह तुलसी का न होता तो तुलसी तुलसी न होते। क्या बात है, बहुत ये बड़ी तो बात। विवाह ही हुआ ना। जी। तुलसीदास जी तो बड़े कामुक इंसान थे, जी। ऐसे इंसान कि जब जमुना भयंकर उफान पे थी हम्म, और उस वक्त रत्ना अम्मा जी। अपने मायके चली गईं जी। और इनसे रहा नहीं गया जी। और मुर्दे पर बैठ करके और कैसे उनके महल में चले गए। जी। और रत्ना ने देखा, आपकी आजकल की अगर महिला होती जी। आलिंगन करती जी। कि अरे इतना परेशानी से मेरा पति आया, हम्म, और छिपा के रखती। जी। लेकिन रत्ना का आदर्श देखिए, रत्ना ने कहा अस्ति चरम मम देह है तासो ऐसी पी, हम्म, ऐसी जो रघुनाथ सो क्यों न होए भोग। क्या बात। मतलब वो एक रत्ना गुरु बन गई, तो हम्म, विवाह से पत्नी गुरु बन गई। क्या बात। और इतनी बड़ी गुरु बनी कि जिस तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, आज वो रामचरितमानस घर घर में पढ़ी जाती है। बिल्कुल। और उसके अंदर वही रामचरितमानस, हम्म, हम हमेशा यही कहते हैं, लोग कहते हैं कि कौन सा ग्रंथ पढ़े, हमने कहा रामचरितमानस पढ़ लो। बोले वेद नहीं पढ़े, हमने कहा जरूरत नहीं। कहते पुराण नहीं पढ़े, हमने बिल्कुल नहीं। वो कहते आप किस तरह कह रहे हैं, मैंने कहा अरे भाई आप नहीं जानते हैं, हम्म, ये रामायण जो है सबका सार है। हम्म, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस सार अंश सम्मत सबही की हम्म, आरत श्री रामायण जी की। क्या बात। जब रामायण की आरत जी। छहो शास्त्र वेद पुराण जी। अष्टदश 18 पुराण का निचोड़ रामायण के अंदर है, उस रामचरितमानस के अंदर, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। और तुलसीदास जी ने कैसे लिखा, उसका क्रेडिट किसको है, रत्ना को। हम्म, कि अगर रत्ना ने उन्हें प्रेरित न किया होता, तो उनकी नहीं कर पत्नी ने, तो पत्नी ने, अगर तुलसी ने विवाह न किया होता, तो फिर मैं आपके प्रश्न पर आ जाता हूँ। जी। जी। आप कहते हैं विवाह करना चाहिए, नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहिए विवाह। विवाह करना चाहिए, और वैसे करना चाहिए कि अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए। जी। विवाह रावण की तरह नहीं करना चाहिए, जी। जो मंदोदरी की बात नहीं माना। क्या बात। रावण मंदोदरी की बात नहीं माना, जी। और सीता के प्रति उसका आकर्षण था। जी। और रावण कहता है कि मंदोदरी आदि सब रानी तो अनुचरी करो प्रण मोरा एक बार बिलो की मोरा। जी। सीता जी से कहता है कि मंदोदरी को भी तेरी अनुचरी बना दूंगा, जी। एक पत्नी के होते हुए, जी। मंदोदरी जैसी पत्नी के होते हुए हम्म, सीता के ऊपर कामना है। तो विवाह विवाह भी कई तरीके का देखिए। जी। डॉक्टर सिन्हा, आपने, अब मैं बीच में, आपने बहुत अच्छा लेक्चर किया, मैं खो जा रहा हूँ आपके लेक्चर में, प्रश्न भूल जाऊंगा। नहीं नहीं हम प्लीज। लोग वेस्टर्न की बात करते हैं, तो वेस्टर्न के कल्चर से हमारे देश ने अडॉप्ट किया। उन आपने बताया कि वेस्टर्न ने हमारे इस बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की, इसलिए वो उस स्तर तक पहुंचे हैं कि आज एक अच्छा समाज, AQI उनके यहाँ एक्यूरेट है, उनका समाज अच्छा है। वो इस्कॉन के माध्यम से अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और यहाँ के दर्शन को पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ उलट हो रहा है। हम लोग अपने दर्शन को भूल चुके हैं, अपनी सभ्यता, संस्कार, सारी चीजें भूल चुके हैं। और शोहरत और दौलत से तो दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं है। हम लोग नौकरी पेशा वाले देश में रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो डिपेंड हैं वो राशन पर हैं, 80 करोड़ लोग। उन्हीं के बच्चे विद्यालय भी जाते हैं, उन्हीं 80 करोड़ लोगों में से वही विद्यालय जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज लड़कियां कहती हैं कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। तो अच्छी बात है, शायरी में उन्होंने कहा। लेकिन केवल आप विद्यालय जाते हैं, वहाँ एक आपका मित्र होता है, वो दोनों किसी भी विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो शिक्षा के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो समाज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो AQI के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी विषय में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये हमारा इंडिविजुअल मामला है, हम पढ़े लिखे हैं, हम किसी को किसी के सामने एक्सपोज नहीं होंगे। हाँ, इस चीज़ में वो कहते हैं कि हमारा अपना मानना है कि हम किस चीज़ को मानते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और वो जो समाज में प्रदर्शन करते हैं, कल ही मैं बात बताऊँ, मैं भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में जाने का सौभाग्य मुझे मिलता है।
चूँकि एज मेरी कम है तो ज़्यादातर युवाओं को मैं देखता हूँ, तो उन लोगों को वहाँ पर तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए कि जैसा उनको लिव इन रिलेशनशिप में हाथ पकड़ के घूमना है और जैसे हमारे बरसात में जानवरों को उत्तेजना आ जाती है, कुत्तों को आ जाती है, उस तरीके से विद्यालयों के परिसर के बाहर बच्चे बैठ के वो काम सब कर रहे हैं। सीसीटीवी भी लगा है, मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ पे जो विद्यालय प्रबंधन वो क्या करता है, महाविद्यालय प्रबंधन क्या कहता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जाया जाए तो उन लोगों को कुछ नहीं करना है। इसलिए मेरा ये इस विषय पे आपसे मार्गदर्शन हमारे दर्शकों के लिए कि अगर आपको वेस्टर्न की तरह रहना है तो थोड़ा शिक्षा का स्टैंडर्ड भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं। विवाह कहाँ कितने प्रकार के विवाह बता रहे थे आप? नहीं, बहुत तरीके के हैं। जी। चलिए मैं आप विषय पर आता हूँ, जी, जो आपने प्रश्न पूछा। जी, देखिए, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में जैसा आपने बताया जी, कि बच्चे, बच्चियाँ, युवक और युवतियाँ जी, सीसीटीवी लगा होना है या नहीं है, जी। और जाकर के प्रेमालाप करते हैं, बिल्कुल, बातचीत करते हैं, बिल्कुल मतलब और वहाँ पे वहाँ पर शिक्षा के ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं होती। चर्चा नहीं करेंगे शिक्षा के ऊपर। इनोवेशन के ऊपर कोई हाँ, बात नहीं चर्चा होती। नहीं करेंगे। जी, देखिए, होता क्या है, एक बात समझ लीजिए। जी, अब यहाँ पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय आता है। जी, दूसरा अध्याय के 2 श्लोक हैं, जी। 62 और 63। क्या बात अब 62-63 में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ध्यायते विषयो नपुंसः, ध्यायते विषयो है। नपुंसः, संगस्स उपजायते, संगस्ता अभिजायते कामा, कामा क्रोधो अभिजायते, जी, क्रोधात् भवति सम्मोहः, जी, और मोहा स्मृति विभ्रसा, स्मृति विभ्रसेन बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशान प्रणश्यति। जी, अब इसका अर्थ क्या है? ध्यायते विषयो नपुंसः, हमारा कंसंट्रेशन है कहाँ? हुँ, बच्चों का कंसंट्रेशन भौतिक शरीर पर है, हुँ, ओनली भौतिक शरीर पर है, विद्या पर है, हुँ, पढ़ाई पर है। देखिए, इसी 2 श्लोक में सारी जो आपका प्रश्न है, उसका जवाब है ये 2 श्लोक। जी। ये हमारे दर्शकों को बहुत आवश्यक है। नहीं, नहीं, जी। नहीं, दर्शकों के लिए ही मैं कह रहा हूँ। जी, ये 2 श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 आप पढ़िए। जी, ये गीता तो मैं मैनुअल कहता हूँ, ये जीवन का मैनुअल है। जी, और जब आप इसको देते हैं, ध्यायते विषयो नपुंसः, जी, विषय, किस विषय पर आप ध्यान दे रहे हैं? जी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक नहीं, 1000 आपको उदाहरण बता दें। जी, विजय माल्या का उदाहरण ले लीजिए। जी, समय नहीं, मैं बताता हूँ, जी, आप देखिएगा जी, कि इतना बड़ा पूंजीपति, राज्यसभा का एमपी, जी, जिसे पकड़ने के लिए सरकार ढूंढ रही है, जी, कहा कैसे पतन हो गया? जी, ध्यायतो विषयो नपुंसः, उसे काम। और जब आगे क्या होता है? ध्यायते विषयो नपुंसः, आगे संजायते, क्या उससे होता क्या है? संगस्ता से उपजायते, जी, उपज जाता है क्या? संग। जी, जब हम किसी विषय पर ध्यान देंगे, जी, हम अध्यात्म पर ध्यान दें, हम पढ़ाई पर ध्यान दें, हम पर्यावरण पर ध्यान दें, हम मित्रता पर ध्यान दें, हुँ, हम शरीर पर ध्यान दें, जी, हम जिस चीज पर ध्यान देंगे, जी, उसका संग, उसके संग रहने लगते हैं, जी, हमारा मन उसमें लगने लगता है। क्या बात है। अब जैसे ही मन लगेगा, जी, संग उपजायते, संग उसके उपज जाता है। जी, और जब संग उपजता है, आगे कहते हैं संग अभिजायते कामः, अब कामना, अब डिजायर हो गई। जी, हम आपके साथ रह रहे हैं, आपके साथ बोल रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, ज़रूरत हमारा ध्यान आपके शरीर पर, आपकी बोलचाल पर, आपके जी। व्यवहार पर, आपके धन पर, आपकी संपदा पर। हुँ, हुँ, आप बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं पढ़ने, हम जानते हैं आप पैसे वाले हैं। जी, अब देखिए, धीरे धीरे हम सब चीजों पर विषय, वही उसी पर मेरा ध्यान जा रहा है। जी, और ध्यान जाते जाते होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान उस पर जा रहा है, जी, वैसे हम आपके संग में रहते रहते जी, अब डिजायर उत्पन्न हो गई। जी, डिजायर है आपसे मित्रता करने की। क्या बात अब मित्रता पहले विचारों की, और विचारों के बाद में फिर जी, भौतिक मित्रता, जी, भौतिक आलिंगन जी, शरीर की, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं जी, धीरे धीरे। तो आगे क्या कहते हैं, और फिर होता क्या है आगे? देखिए फिर क्या होता है, जी, जब काम इच्छा उत्पन्न हुई, जी, अब देखिए लड़का कहता है कि शादी करेंगे, जी, आप मेरी फ्रेंड बन जाइए, जी, आप मेरे साथ चलिए। जी, लड़की कहती नहीं, मैं, ये नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी, जी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊंगी। जी, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? जी, जी, अब देखिए, कामा क्रोधो अपजायते, हुँ, अब एंगर हो गया हुँ, वहीं पर। अच्छा, हुँ, तू हुँ, नहीं जाएगी? हुँ, अरे शबनम का उदाहरण आप देखिए, एक शबनम लड़की का आपने देखा होगा, जी, जो दिल्ली में थी, जिसको एसिड मार दिया जी, लड़के ने, उसकी दूनी उम्र का था हुँ, वो लड़का दूनी उम्र का था, जी, वो उससे प्यार नहीं करती थी, जी, पढ़ने में बहुत होशियार थी लड़की, हुँ, डबल एमए थी। बस वही मानसिक हाँ, विक्षिप्त अब वो तो तैयार नहीं है। जी, और यहाँ पर क्या, संगस्तो उपजायते कामा, कामा बिल्कुल, क्रोधो अपजायते। अब उसके काम हो गया, काम, उसकी इच्छा डिजायर हो गई, जी, मैं तेरे से निकाह करूंगा।
उसने नहीं करती, जी। नहीं करती, गुस्सा, जी। गुस्सा उत्पन्न हो गया। और जैसे ही गुस्सा उत्पन्न होगी, क्रोधद, जैसे स्मृति, हम सब भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमने इस पर तेजाब फेंका, पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस मार डालेगी, हम इसका 302 होगा, ये सब कुछ स्मृति विभ्रसा। जी। अब स्मृति नाश हो गई। जी। अब हम सब भूल गए कि क्या होना है। अब तो एक ही चीज दिख रही है, लड़की, और नहीं ना किया मार डालो। हम इसको, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं, वो बात हो गई। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 श्लोकों में किस तरह से आपके प्रश्न का जवाब 2 श्लोकों में ही है। अब देखिए, ये हो गया कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ठीक है। अब क्रोध आया, अब क्रोध से स्मृति नष्ट हो गई, भूल गया, विजय माल्या भूल गया कि वो बड़ा सम्मानीय व्यक्ति, बिल्कुल वो भूल गया। अभी देखिए एक फिल्म आई धुरंधर, आपने देखा होगा, उसमें एक हीरो था, वो हीरो ने भी, वो जेल के अंदर है। अच्छा। उसका आप तो जानते हैं उसका, अक्षय खन्ना? नहीं, दूसरा अरोड़ा, एक नया हीरो था, शैन अरोड़ा करके कुछ था, मतलब नया चला था, 2-3 पिक्चरें उसकी हैं, ठीक है। एक धुरंधर है, एक और है उम्मीद है, पता नहीं क्या, ऐसे करके 2-3 फिल्में थी, और अच्छा मतलब उभर रहा था। इतने में उसको फिल्म मिलना जब बंद हुई तो लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। जब बुलाना बंद कर दिया, उसमें काम वासना आ गई, काम, तो उसने अपनी मेड के साथ में रेप कर लिया। मेड, हाँ, साइनिया आहूजा की बात कर रहा हूँ। साइनिया आहूजा का क्या हुआ? यही तो हुआ, स्मृति नाश हो गई। स्मृति नाश के बाद में अब क्या होगा? बुद्धि नष्ट हो गई। अब जब बुद्धि नष्ट हो गई तो कहते हैं बुद्धि नष्ट होने से सब नाश हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जो बच्चे हैं, ये ध्यान इनको पढ़ने में देना चाहिए जी। कि ध्यायते विषयों ने, तो किस विषय पर ध्यान देना चाहिए? इंडिपेंडेंट पहले होना चाहिए, पहले इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट। और देखिए आप अपना भविष्य देखिए ना, आप ये देखिए कि आप एक नागरिक हैं, पहले तो आप नागरिक हैं, आप इंसान हैं। पहले मैं नागरिक से भी पहले मैं लोगों को इस बात के लिए कहता हूं कि भैया एक अच्छे इंसान बन जाओ। लोग कहते हैं आशीर्वाद दीजिए कुछ बन जाऊं, मैं अक्सर ये कहता हूं इंसान बनो ना। तो इंसान, नागरिक, अच्छे नागरिक, और उसके बाद में इस तरीके से, तो जो स्कूलों में ये चल रहा है, इसके लिए मैं बच्चों का दोष नहीं देता। बच्चों को बचपन से गाइडेंस, उनके पेरेंट्स ने मेडिटेशन कराया था क्या? पेरेंट्स ने उनको किस विषय पे साधना करनी चाहिए थी बताया था क्या? संस्कार दिए थे क्या? और जो संस्कार नहीं दिए तो फिर जो मना रहा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिन्हा साहब, आपने इतनी बेबाकी के साथ इतने विषयों को छूकर हमारे दर्शकों को और हमें अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कॉन्फिडेंस के माध्यम से एक ऐसे मुकाम तक इस पॉडकास्ट को पहुँचाया है। मुझे लगता है कि दर्शकों को देखने के बाद बहुत हमारे जो बहुत ही जागरूक दर्शक हैं और बहुत सजग दर्शक हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जितना थोड़ा-सा आपके बारे में शुरुआत में ही जैसे हमने इंट्रोड्यूस हम आपको कर रहे थे, तो उस समय आपके बहुत सारी डिग्रियों के बारे में मैं बोल रहा था। आपने 17 साल की उम्र में लगभग लेक्चरर की नौकरी, जो सरकारी नौकरी आज बहुत बड़ा सपना है, एक कोई लेक्चरर बन जाता है तो वो अपने आप को धन्य मानता है। वहाँ से शुरू किया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में आप रहे, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद नाबार्ड बना, तो नाबार्ड में आपने हर लगभग राज्य को कवर किया, वहाँ पर आप जीएम रहे। और भी आपने तमाम, आपके अंदर इतनी प्रतिभा है, आप ऑडिट कर सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप फ़िल्मांकन कर सकते हैं, आप कविता लिख सकते हैं, आप गीत गुनगुना सकते हैं, आप श्लोक लिख सकते हैं, आपने बाराही स्तोत्रम लिखा है, आप गज़ल लिख लेते हैं, आप अगर समाज में अर्थशास्त्र की बात हो तो आप इकोनॉमिकल जो सर्वेज हैं उसके माध्यम से भौगोलिक परिस्थितियों को वहाँ के हिसाब से जाके वहाँ के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप हमारे समाज को मेडिटेशन की दिशा में ले जा सकते हैं, संस्कृति की बात बता सकते हैं, सभ्यता की बात, परंपराओं की बात, हर जगह पे किस तरीके के लोग निवास करते हैं, लोग आतंकवादी क्यों बन जाते हैं, आप लगभग हर विषयों को छूते हैं। आपके साथ और हमारे दर्शकों के फरमाइश पे हम समय-समय पे आपके साथ हर विषय पे अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ते रहेंगे। आपने हमें समय दिया सर, आप लंदन से इतनी दूर पॉडकास्ट के लिए आए, उसके लिए वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम, मैं दीपक सिंह मिस्टर परिवर्तन स्वयं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत-बहुत प्रणाम, धन्यवाद, और आपकी टीम को और दीपक जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने जो है वो मुझे अपने चैनल पर अपनी बात रखने का मौका दिया।
और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की और गर्व का विषय। और मैं एक चीज़ आप हमारे चूँकि चैनल का मार्गदर्शन भी आप ही के नेतृत्व में होता है कि हमें कैसे पॉडकास्ट करना है, किनका पॉडकास्ट करना है, इसका विज़न क्या होना चाहिए, ये सब डॉक्टर सिन्हा देखते हैं। मैं दर्शकों को चाहूँगा कि अगर आप डॉक्टर सिन्हा से पर्सनली किसी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर सिन्हा साहब आपसे जुड़ेंगे और आपके मन की व्यथाओं को, आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम जो आपके अंदर प्रश्न चल रहे हैं, उनके उत्तर देने के लिए हमेशा वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम में, चाहे आप इंडिया में हो या लंदन में हो या विदेश में कहीं अन्य जगह पे हो, आप हमारे साथ रहेंगे। तो ये अवसर है, इसका फ़ायदा भी आप ज़रूर उठाइए। धन्यवाद।